डे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो पेपर 24 तारीख को हुआ था, 24 फरवरी 2021 में जो पेपर हुआ है शिफ्ट सेकंड के अंदर, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कस करने से पहले मैं अपने बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। माई सेल्फ ए सर, ए स्क्वायर सर, अतीश अग्रवाल सर, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। जनरली स्टूडेंट्स मुझे ए स्क्वायर सर बोलते हैं। और आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 17 ईयर्स स्पेशली इन कोटा। और अब राइट नाउ मैं मोशन के अंदर आप लोगों को मोशन जो डिवीज़न है उसमें मैं सीनियर फैकल्टी हूँ। और आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे पेपर, है ना। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हम लोग 6 लोग आपके सामने ये पूरी की पूरी सीरीज लेकर आए हैं पेपर डिस्कशन की। 24 फरवरी का जो पेपर है, 25 फरवरी का जो पेपर है और 26 फरवरी का जो पेपर है, ये हम सब लोग मिलकर मैथ्स में डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए अब टाइम नहीं खराब करते हैं, सीधा पेपर की तरफ रुख करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेट इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इफ द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट, है ना। इस पॉइंट की जो मिरर इमेज है, उसने क्वेश्चन में बोला है कि एक लाइन है हमारे पास, ठीक है ना। इसको समझ लेते हैं, लाइन हमारे पास है। ओके, देखिए मैं आपको सॉल्यूशन समझाता हूँ। यहाँ पर बनाया हुआ ये लाइन हमारे पास है, ठीक है। ये पॉइंट आपको दे रखा है P। पॉइंट क्या दे रखा है बेटा? पॉइंट दे रखा है उसने A69, राइट। पॉइंट दे रखा है उसने A69, ठीक। अच्छा, उसकी इमेज है ना, इसकी इमेज लेंगे। इसकी इमेज आएगी यहाँ पर। इस पॉइंट को मैंने क्यों बोला है? ये इमेज है इसकी। अच्छा, इमेज भी ऑलरेडी गिवन है। देखिए पॉइंट दे रखा है उसने A69, करेक्ट है। उसकी इमेज क्या दे रखी है? 20B और -A-9, ठीक है। 20B और -A-9, सिंपल सा फंडा है, ये दे रखा है उसने, गिवन है। अब कॉमन सेंस वाली बात है यार, अगर आपको P पॉइंट दे रखा है और उसकी इमेज दे रखी है, तो डेफिनेटली यू कैन से कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो यहाँ लाइन पर लाई करेगा। डेफिनेटली लाई करेगा भाई, अगर मिड पॉइंट है तो लाइन पे लाई करेगा, डेफिनेटली लाई करेगा। तो P और Q का मिड पॉइंट लिखें। इस P और Q का मैंने मिड पॉइंट लिखा। एंड द मिड पॉइंट ऑफ PQ इज A + 20/2, करेक्ट है। B + 6/2, ये भी करेक्ट है। और अपने पास -A/2, राइट। और ये किस पे लाई करेगा? ये लाई करेगा स्ट्रेट लाइन पर, क्योंकि आपने इमेज तो लाइन के रेस्पेक्ट में निकाली है भाई। तो लाइन पे लाई करेगा, तो लाइन पे लाई करा दीजिए, राइट। तो देखिए लाइन की इक्वेशन ये थी, बिल्कुल है। इस लाइन की इक्वेशन में x की जगह, यहां पर x की जगह मैंने रखा है A + 20/2, ठीक है। y की जगह क्या रखा है? B + 6/2 और z की जगह क्या रखा है? -A/2, राइट। मैं दोबारा समझाता हूं, x की जगह, y की जगह और z की जगह आपको कौन सा वाला पॉइंट रखना है? ये वाला पॉइंट रखना है। तो क्या आप रख लेंगे? बिल्कुल रख लिया आपने। रखने पर आपकी इक्वेशन इस तरह से बन जाएंगी, बन गई। अब आपको सॉल्व करना है, सिंपली यू हैव टू सॉल्व। कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपली आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए यहां से मिला मुझे A + 14/14, क्लियर। और यहां से मिला मुझे A + 2/18। तो A + 14/14 इक्वल्स टू A + 2/18। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमारे पास A की वैल्यू आती है बेटा -56। व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ A इज -56। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी तरीके से जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो हमें A मिला। इसी तरह से हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ओके, जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा? जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां से यू विल गेट B, एंड द B वैल्यू ऑफ B इज -32, राइट। तो एक बार मैं और समझाता हूं। सबसे पहले P की इमेज आपको लाइन में दे रखी थी, राइट। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो लाइन पे लाई करेगा। तो जो M पॉइंट हमारे पास आया, व्हाट इज M पॉइंट? दिस इज द M पॉइंट। ये लाइन पे लाई कराया, हमने लाइन में रखा। लाइन में रखने के बाद हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बन गई, ठीक है। इन दोनों को आपने सॉल्व किया, फर्स्ट को लास्ट को, तो यहां से A मिलेगा, वो आपको मिला 10, ठीक है। फिर आपने इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व किया, तो व्हाट यू गेट B, ठीक। A पता है, B पता है, दोनों का सम निकाला, दोनों का सम आया -88। -88 का मॉड कितना होगा? +88, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे बेटा? +88। आंसर इज 88। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए उसने क्वेश्चन में बोला है कि लेट f बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। देखिए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब है f'(x), यहां पर दिख रहा है आपको, है ना, ठीक है। चलिए अब उसने क्या बोला है? आपको डाटा दे रखे हैं, f0 की वैल्यू 1 दे रखी है, f'0 की वैल्यू दे रखी है, f'(x इज नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, और ये गिवन है, ठीक। तो आपसे पूछा है कि भाई बताओ f1 किस में लाई करेगा। क्वेश्चन है कि f1 किस में लाई करेगा। देखो क्या करेंगे। देखिए सबसे पहली बात, ये एक डिटर्मिनेट है। इस डिटर्मिनेट को कोई भी सॉल्व कर सकता है। 10 - 10, ठीक है ना। 10 - 10, तो व्हाट यू विल गेट 10। समझ आ गया? आपको ये मिल जाएगा। और यहीं पर मैं आपको समझा दूं, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना मेरे पास, क्या लिखा हुआ बेटा? f(x) × f'(x) माइनस f'(x) का स्क्वायर लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ ना, ये लिखा हुआ बेटा, ठीक है ना। ये लिखा हुआ इस एक्सप्रेशन को, ठीक है। अगर इस एक्सप्रेशन को मैं f(x) के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं बराबर 0,
आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये एक्सप्रेशन जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसी एक्सप्रेशन को मैंने क्या किया बेटा, एफ एक्स के स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो ये एक्सप्रेशन पता है क्या बन गया, दिस एक्सप्रेशन बिकम्स एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन बराबर 0। आप इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, u बाई वी से यही आ जाएगा, आराम से देख लें सारे बच्चे, समझ आ गया, ठीक है। तो आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो यही एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन जो है वो इसके बराबर है। और हम जानते हैं अगर डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन अगर 0 है तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स क्या आ जाएगा बेटा, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स बराबर सी आ जाएगा, यानी कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर है 100%। देखिए यहाँ पर हमने ये काम किया है, आपको दिख रहा होगा कांस्टेंट आ गया, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई, राइट है। और ये चीज आप देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा फर्क क्या पड़ रहा है, उल्टा लीजिए कांस्टेंट उसके हिसाब से सेट हो जाएगा, राइट। चलिए यहां तक आने के बाद 0 पर उसने वैल्यू दे रखी थी मुझे, आपने 0 पर वैल्यू हमें दे रखी थी। आपने जब हमें 0 पर वैल्यू दे रखी थी बेटा, तो हमने क्या किया, हमने 0 पर वैल्यू रखी, राइट, 0 रखा। तो चाहे तो आप यहां से शुरू करें, चाहे आप यहां से शुरू करें, एक ही बात है। फर्क इतना है कि यहां पर मैंने एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लिखा है, यहां पर मैंने एफ एक्स इक्वल्स टू की एफ डैश एक्स लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट अपने हिसाब से सेट हो जाएगा, राइट। जब मैं x की जगह 0 रखूंगा, जब मैं x की जगह 0 रखूंगा तो f ऑफ 0 इक्वल्स टू k f डैश 0, राइट। अच्छा, 0 पर वैल्यू क्या दे रखी है, 0 पर वैल्यू दे रखी है इसकी 1 और इसकी 2 दे रखी है, राइट। तो 0 पे इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, तो k की वैल्यू हो गई हाफ, k की वैल्यू हो गई हाफ। और k की वैल्यू हाफ आते ही फंक्शन क्या आ गया बेटा, फंक्शन आ गया ये आ गया, k की वैल्यू हाफ आते ही फंक्शन क्या आ गया बेटा, यहां से ये आ गया, ठीक है। तो यहां से 2 को इधर ले जाएंगे, 2 का इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रेशन। आराम से देखिए ये आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। 2 को इधर ले गए, एफ एक्स को नीचे ले गए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स कंडीशन सारी दुनिया जानती है, एल एन एफ एक्स होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स कंडीशन क्या होता है बेटा, एल एन एफ एक्स होता है। कैसे पता चला, एफ एक्स को टी मानो, एफ एक्स को टी मानो, एफ एक्स को टी मानोगे डी टी हो जाएगा, डी टी अपॉन टी का एल एन टी। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन आ गया 2x बराबर एल एन एफ एक्स प्लस सी। ये आपका इंटीग्रेशन आ चुका है, क्लियर। और c निकालने के लिए 0 पर वैल्यू मुझे पता है, c निकालने के लिए 0 पर वैल्यू मुझे पता है। तो जैसे ही मैं x की जगह 0 रखूंगा ये 0 हो जाएगा, f ऑफ 0 1 था, ln 1 0 हो जाएगा, c की वैल्यू 0 आ जाएगी। और c की वैल्यू 0 आते ही फंक्शन आपका आ गया ये, ठीक है। फंक्शन आ जाएगा e की पावर 2x। फंक्शन क्या आएगा बेटा, e की पावर 2x, ठीक है। फंक्शन क्या आएगा, e की पावर 2x, राइट। तो ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम देखें तो फंक्शन अगर मेरे पास, क्योंकि सारे ऑप्शंस प्लस में थे, तो फंक्शन आया बेटा e की पावर 2x, ओके। तो अगर बेटा मैं 1 पर वैल्यू निकालूं तो 1 पर वैल्यू कितनी आएगी, e स्क्वायर आएगी। 1 पर वैल्यू कितनी आएगी बेटा, e स्क्वायर आएगी। और हम आप सब जानते हैं e स्क्वायर की वैल्यू 7.29 होती है, e स्क्वायर की वैल्यू 7.29 होती है, राइट। तो e स्क्वायर की वैल्यू अगर 7.29 है तो 7.29 किसके बीच में लाई करेगा, 6 से लेकर 9 के बीच में लाई करेगा। किसके बीच में लाई करेगा, 6 से लेकर 9 के बीच में लाई करेगा, करेक्ट। आगे समझ में क्या करना था, सबसे पहले इसको जैसे ही हमने लिखते ही एक्सप्रेशन बना, इसको हमने एफ एक्स के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और ये एक्सप्रेशन बन गया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल्स टू 0। और डिफरेंशिएशन अगर 0 है तो इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट। बस यहां से आपको कांस्टेंट निकालना था, यू विल गेट आंसर। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, आपको पता है हमेशा जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले हमेशा इसको हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, ठीक है। हमने इसको थीटा मान लिया, मान लिया। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, √63/8 आ गई, करेक्ट है ना। हमने थीटा मान लिया, राइट। हमने किया भी होगा आगे डेफिनेटली। हमने इसको थीटा माना है बेटा, ठीक है। थीटा मानते साइन थीटा आ गया, साइन थीटा आते ही हमने ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल बनाने के बाद हमें पता था कि ये भी परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास पिक्चर बन गई, ठीक है। और इस पिक्चर से हमने कॉस थीटा निकाला, खत्म काम, ठीक है। समझ में आ गया हमने क्या किया। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा बेटा, इस इनवर्स वाले पार्ट को थीटा माना, ठीक है। तो साइन थीटा आ गया, करेक्ट है। साइन थीटा आ गया तो ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई तो हम लोग जानते हैं कि मैथ्स में कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। रिपीट कर रहा हूँ, कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, क्लियर। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई, यानी cos थीटा बाई 2 की वैल्यू आ चुकी है, ओके। और डेफिनेटली अगर आप बात करेंगे तो cos थीटा बाई 2 तो पॉजिटिव ही आएगा, तो cos थीटा बाई 2 की वैल्यू होगी 3/4। और अगर cos थीटा बाई 2 मुझे पता है तो हम इससे हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम लोग ये जानते हैं मैथ्स में cos थीटा इक्वल्स टू होता है
1 माइनस टेन स्क्वायर, ठीक है, थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, ये हम सब जानते हैं पक्का। अगर आपको बाई 2 करना है यहाँ पर तो यहाँ बाई 4 हो जाएगा। सिंपली यू कैन सॉल्व इट, यू कैन फाइंड इट, ठीक है। कॉस थीटा बाई 2 हमारे पास था, कॉस थीटा बाई 2 को उठा के आप रखिए, रख देंगे तो आपको यू विल गेट टेन थीटा बाई 4, राइट। एक तरीका और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं बता देता हूं। देखिए हमारे पास कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू आ चुकी थी, बिल्कुल आ चुकी थी, ठीक है। अच्छा आप बताइए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, यही होता है ना भैया, मैथ्स में यही होता है। अगर मैं यहाँ थीटा बाई 2 कर दूंगा ये थीटा बाई 4 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला में पता था, अगर हम बाई 2 करेंगे तो वहां बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू में पता थी, है ना, तो उसमें 1 ऐड कर देते हैं, 1 प्लस ऐड कर देते हैं, तो 1 प्लस 3 बाई 4 7 बाई 4 यानी 7 बाई 8 आ गया कॉस थीटा बाई 4, ठीक है ना, रूट में। बस तो ट्राइंगल से आप टेन थीटा बाई 4 निकाल सकते हैं। ट्राइंगल से आप क्या निकाल सकते हैं? टेन थीटा बाई 4 निकाल सकते हैं। तो जैसा आपको करना है वैसे करिए, आंसर आ जाएगा, राइट। तो आंसर आपके सामने लिखा हुआ है 1/√7, ठीक है। आंसर क्या लिखा हुआ बेटा? 1/√7। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा, मुझे तो अच्छा लगा क्वेश्चन पर्सनली, ठीक है। मतलब पेपर में एकदम से फील नहीं आता ना, वो वाली बात है। इंपॉर्टेंट है कि पेपर में फील आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए इन्होंने सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ कर क्या रहे हम लोग। देखिए द प्रोबेबिलिटी दैट 2 रैंडमली सिलेक्टेड सबसेट्स ऑफ द सेट, ठीक है, ये एक सेट है, इसके 2 सबसेट आपने लेने हैं, राइट है। चलिए भैया पहली बात तो 1 2 3 4 और 5 है ना मेरे पास है ना, इससे हमें 2 सेट मिलेंगे, ए और सबसेट इसके ए और बी मान लेते हैं, ठीक। तो टोटल को लेकर तो कोई डाउट ही नहीं है भाई, टोटल को लेकर तो डाउट ही नहीं है ना। तो टोटल क्या बनेगा? 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? टोटल पॉसिबिलिटीज है 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, राइट। तो टोटल पॉसिबिलिटीज तो हमारे पास है, तो टोटल को लेके कोई लड़ाई है ही नहीं। 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 यानी बन गया 4 की पावर 5। तो टोटल को लेके तो कोई लड़ाई थी ही नहीं, लड़ाई है एक्चुअली फेवरेबल को लेकर। व्हाट इज फेवरेबल? अब फेवरेबल को समझते हैं। देखिए हम क्या चाहते हैं कि उनके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट का इंटरसेक्शन हो, एग्जैक्टली 2 ही एलिमेंट मिले, ठीक है। हमें ऐसे 2 सेट चाहिए जिनके अंदर केवल और केवल एग्जैक्टली 2 ही एलिमेंट मिले। मतलब मैं समझाता हूं, जैसे मान लेते हैं मुझे ए बनाना है, क्लियर, और मुझे बी बनाना है, क्लियर है। अब जब मैं ए और बी सबसेट जो लूंगा, उन सबसेट के अंदर केवल 2 ही एलिमेंट सेम हो सकते हैं, कोई भी 2 एलिमेंट हो सकते हैं, वो कोई भी 2 एलिमेंट हो सकते हैं। इन 5 में से कोई भी 2 एलिमेंट हो सकते हैं, वो सेम होने चाहिए, कोई भी 2 हो सकते हैं। मान लेते हैं वो एलिमेंट मैंने मान लिया 2 और 3 हो गए, यहां पर भी वो 2 और 3 हो गए। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है? सबसे पहले जब फेवरेबल की बात करूंगा तो मुझे 5 में से 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो दोनों में कॉमन है। 5 में से वो 2 एलिमेंट सेलेक्ट करो जो दोनों में कॉमन है, 5C2 तरीके से। क्लियर? समझ में आ गया? वो 2 एलिमेंट कोई भी हो सकते हैं बेटा, 2 और 3 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी 2 एलिमेंट हो सकते हैं। तो 5 में से 2 एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए, चलिए ये हो गए 2 एलिमेंट सेलेक्ट। अब क्या होगा? अब बाकी बचे, इनको हटा दो भैया, तो कॉमन हो गए, अब बचे 3। चूंकि हमसे ये बोला गया है कि एग्जैक्टली 2 ही एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, एग्जैक्टली 2 ही एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, तो अब इस 1 के पास क्या चॉइस है? ठीक है ना। अब आप सोचो इस 1 के पास क्या चॉइस है बेटा? इस 1 के पास 3 चॉइस हैं। क्या चॉइस है बेटा? या तो 1 ए में जाएगा, या 1 बी में जाएगा, या कहीं नहीं जाएगा। 1 के पास 3 चॉइस हैं, या तो बेटा वो ए में जाएगा, या वो बी में जाएगा, या बेटा कहीं भी नहीं जाएगा। 3 चॉइस हैं उसके पास, क्लियर। तो कितनी चॉइस है? 3, क्लियर। तो ये 2 तो फिक्स हो गए थे, इसके पास 3 चॉइस, इसके पास 3 चॉइस, इसके पास 3 चॉइस, हर किसी के पास 3 चॉइस है। इसीलिए हमने लिखा है 5C2 इंटू 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 समझ में आया? 3 की पावर 3 क्यों आया? क्योंकि बचे हुए 3 एलिमेंट्स के पास हर किसी के पास 3 चॉइस हैं। तो इसके पास भी 3 चॉइस, इसके पास भी 3 चॉइस, इसके पास भी 3 चॉइस। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की पावर 3। और 5C2 किस लिए आया था बेटा? 5C2 इसलिए आया था क्योंकि वो 2 नंबर फिक्स करने थे। वो 2 नंबर कौन से थे? तो 5C2 इसके लिए आया। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? फेवरेबल अपॉन टोटल। एंड व्हाट इज फेवरेबल? दिस इज फेवरेबल, एंड टोटल मैं आपको बता ही चुका हूं। यू सॉल्व इट, यू विल नॉट गेट आंसर, राइट। ये आपका आंसर होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इस पेपर का सबसे आसान, वन ऑफ द आसान क्वेश्चंस में अगर मैं बोलूं तो ये क्वेश्चन है। देखिए ये आपको प्लेन की इक्वेशन दे रखी है ना, 2 प्लेन है। आर की जगह आप क्या लिखेंगे बताइए आपको? XYZ है ना, आर की जगह क्या लिखेंगे? XYZ। तो क्या होगा देखिए, है ना, हमने ये लिखा हुआ है
तो आर की जगह लिखेंगे एक्स वाई जेड। तो पहले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी बेटा, देखिए पहले प्लेन की इक्वेशन आर की जगह लिखेंगे एक्स आई कैप, है ना, आर की जगह लिखेंगे हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हमने लिख लिया आर की जगह। ठीक है, तो इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, क्या आ जाएगा बेटा, तो ये पहले वाले प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा यहाँ रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा एक्स माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दो प्लेन हमारे पास आ गए, समझ में आ गया। तो आप यहाँ पर आर की जगह एक्स वाई जेड रखेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन इक्वल टू 0, यहाँ रखेंगे तो एक्स माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन प्लेन से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन, ये प्लेन नंबर 1 है और ये प्लेन नंबर 2 है। तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या लिखेंगे बेटा, उसकी इक्वेशन होती है P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दो प्लेन के इंटरसेक्शन प्लेन से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन होती है P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0। यही हमने लिखा हुआ है, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0, यही हमने लिखा है, राइट। अब वो ये कह रहा है भाई लैम्डा तो अननोन है, व्हाट इज अननोन, अननोन इज लैम्डा, तो लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा निकालने के लिए क्या करेंगे, उसने बोला है भाई कि ये किससे पास हो रहा है, 102 से पास हो रहा है, तो पास कर दीजिए, 102 से पास कर दीजिए। तो क्या दिक्कत आ रही है, हमारी जो इक्वेशन थी, जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बेटा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये मैंने लिखा, बिल्कुल बढ़िया है। बस आप इसको किससे पास कर दो भैया, इसको पास कर दो 102 से, किससे पास कर दो 102 से, ठीक है, इसको पास कर दो 102 से, और वही काम हमने किया है, इसको हमने पास किया है 102 से। 102 का मतलब क्या हो गया, i प्लस 2k, 102 का क्या मतलब हुआ, i प्लस 2k से पास कर दीजिए, तो आपका लैम्डा निकल कर आ जाएगा, बस खत्म काम। वो तो आप यहां से भी कर सकते थे, जैसे आप इसको 102 से पास करोगे यू विल गेट लैम्डा, और जैसे ही लैम्डा निकलेगा लैम्डा को उठा के यहाँ रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर हमने लैम्डा निकाला, लैम्डा आया और लैम्डा को उठा के हमने इक्वेशन में रख दिया, और जैसे ही हम इक्वेशन में रखेंगे प्लेन की तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, नॉर्मल क्वेश्चन मैं फिर बोल रहा हूँ, देखिए सिंपल, पहली इक्वेशन लिखी, दूसरी इक्वेशन लिखी, दोनों के इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखी, और इस प्लेन की इक्वेशन को हमने किससे पास किया, 102 से पास करेंगे। x की जगह 1, y की जगह 0, z की जगह 2 रखेंगे, जैसे रखेंगे लैम्डा आएगा, लैम्डा उठा के रखिएगा, यू विल गेट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आपके सामने है, आंसर को लेकर आपको डाउट नहीं, आंसर तो ये है ही, आंसर तो है ही, स्टार्टिंग समझ में आनी चाहिए। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। ओके, एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आज ही आप देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस पहले भी बहुत बार आए हैं, तो ये भी एक आसान क्वेश्चन की रेंज में बोलूँगा। अच्छा, वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए करना क्या है, आपसे बोला है ये दो कर्व हैं, बिल्कुल ठीक है, पिक्चर बना रखी है हमने, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज अ पैराबोला, है ना। ओके, और एक लाइन आपको दे रखी है, लाइन कौन सी है बेटा, लाइन आपको दे रखी है उसने 4x माइनस 1, लाइन कौन सी दे रखी है 4x माइनस 1, ठीक है, और ये पैराबोला दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4, राइट, बस ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए हैं ना, मिनिमम डिस्टेंस निकालने वाले, और ऐसे क्वेश्चन में मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए हम करते क्या है, ऑब्वियस सी बात है, मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, है ना, यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक कोई पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सीधा सा फंडा यही तो होता है, यही हमने किया है, यहाँ पर भी हमने यही किया है, कोई पॉइंट ले लिया, उस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, और इस टेंजेंट का स्लोप और इस टेंजेंट का स्लोप बराबर होगा, ठीक है ना, इस टेंजेंट का स्लोप इस लाइन का स्लोप बराबर होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों दो लाइन लेते हैं, है ना, एक तो ऑलरेडी लाइन है ही, और दूसरी लाइन लेंगे विच इज पैरेलल टू दिस, ठीक है, हमेशा जब भी मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है तो इस कर्व पे हम टेंजेंट लेंगे जो कि इसके पैरेलल है, तो हमने पैरेलल ले लिया, चलो यहाँ तक आ गया, ठीक। अब इसका टेंजेंट का स्लोप, इसका टेंजेंट का स्लोप क्या होगा 2x1, इसका स्लोप कितना होगा टेंजेंट का 2x1, इस टेंजेंट का स्लोप इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा, लाइन का स्लोप कितना है 4, समझ में आ गया। तो 2x1 इक्वल्स टू 4, तो x1 की वैल्यू 2 आ गई, x1 की वैल्यू 2 आ गई, और x1 आ गया तो x1 को उठा के कर्व में रख दीजिए, y1 आ जाएगा, x1 को उठा के कर्व में रख दीजिए, y1 आ जाएगा, ठीक है भाई, x1 y1 तो इसी पे लाई कर रहा है ना, x1 y1 तो इसी पे लाई कर रहा है ना भाई, तो x1 को उठा के रख दो, y1 आ जाएगा, ठीक। तो x1 की वैल्यू 2 उठा के रख दीजिए, जैसे x1 की वैल्यू 2 उठा के रखेंगे तो y1 8 आ जाएगा, y1 कितना आएगा 8, तो आंसर कितना आ गया 2,8, आंसर कितना आ गया 2,8, ठीक है ना, x1 2 आ गया, उठा के रख दीजिए, y1 की वैल्यू 8 आ जाएगी, भी आसान है ना। लेट ABC बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसने बोला है कि भाई ABC अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो पहली बात जैसे ही हम ये लाइन पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो हमारे मन में क्या आएगा 2b इक्वल्स टू a प्लस c, ये बात हमारे मन में आ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं,
सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड, वो भी हम लिख सकते हैं। क्या होगा सेंट्रोइड इसका, लिखा होगा मैंने, देखिए ये लिखा हुआ सेंट्रोइड, ये तो हमने लिख ही लिया सेंट्रोइड, है ना। अच्छा सेंट्रोइड मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखा गया। सेंट्रोइड क्या होगा भैया, 10 प्लस 10 प्लस 10 बाय 3, 10 प्लस 10 प्लस 10 बाय 3 इक्वल टू 10 बाय 3, ये लिखा है मैंने, देखो है ना। देखो आप इधर से देखना, a प्लस 2 प्लस a, 2a प्लस 2 बाय 3, 2a प्लस 2 बाय 3, ये किसके इक्वल है, 10 बाय 3 के। किसके इक्वल है, 10 बाय 3 के। आगे चलिए, अच्छा दूसरा क्या आएगा, c प्लस b प्लस b, तो b प्लस b 2b, 2b प्लस c बाय 3 इक्वल टू 7 बाय 3, तो 2b प्लस c बाय 3 इक्वल टू 7 बाय 3, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से a की वैल्यू तो आ गई 4, ठीक है ना। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 4, और यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, 2b प्लस c इक्वल टू 7, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 4, और यहाँ से इक्वेशन बन गई 2b प्लस c इक्वल टू 7। अब 2b प्लस c इक्वल टू 7 तो है ही, और 2b इक्वल टू a प्लस c भी तो है। भाई आप दो चीजें समझो, एक तो बन गई 2b प्लस c इक्वल टू 7, और एक बन गई 2b इक्वल टू a प्लस c, और a तो हम निकाल चुके हैं ना, a तो 4 है, a तो 4 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस c। ये लीजिए सर, ये भी b और c में इक्वेशन है, और ये भी b और c में इक्वेशन है, समझ में आ गया। क्योंकि दोनों इक्वेशन b और c में है, क्योंकि दोनों इक्वेशन b और c में है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको b और c मिल जाएगा, काम खत्म बस। तो आपको सॉल्व करना था, सॉल्व करते यू विल गेट b एंड c, b और c मिल गया, और b और c मिलते ही क्या पूछा है, वे देखते हैं क्या पूछा है उसने बोला अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कैसे, देखिए a और b मिल गया, तो a और b को उठा के रखिए, रखा, तो a और b को उठा के रख रहा हूं मैं, है ना। a और b को उठा के रख दिया मैंने इक्वेशन में, a की वैल्यू रखी 4 और b की वैल्यू रखी 11 बाय 4, है ना, ये रख दिया मैंने, ये रख दिया, तो a की वैल्यू रखी 4 और b की वैल्यू 11 बाय 4 रख दिया। अब आप देखिए इस इक्वेशन के रूट क्या है, अल्फा और बीटा है। अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है तो बेटा अल्फा प्लस बीटा तो हम लिख ही सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा आ गया -11 बाय 16, ठीक है। अच्छा अल्फा बीटा क्या लिखेंगे बेटा, अल्फा बीटा c बाय a, तो अल्फा बीटा लिखेंगे 1 बाय 4, काम खत्म, दैट्स ऑल। तो अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे -11 बाय 16, अल्फा बीटा लिख लेंगे 1 बाय 4। क्या पूछा है आपने मुझसे, क्या पूछा है आपने, बताता हूं, आपने मुझसे पूछा है बेटा ये चीज, ये आपने पूछा है। और जितने भी बच्चे, थोड़ा सा भी बच्चा समझदार होगा उसे पता है कि इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा बीटा, इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। तो बस ये लिखना था, ये लिखा हुआ है बेटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा है, उठा के रख दीजिए, यू विल गेट आंसर। समझ में आ गया, आंसर आपके सामने। ये क्वेश्चन भी है ना, ये क्वेश्चन अपने पास है, तो इस तरह क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात है ना, इस क्वेश्चन में जो उन्होंने दिखाया नहीं मैं बता देता हूँ क्या लिखा है हमने। ये 1 से 3 लिखा हुआ है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है, ये x - 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये -1 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत, आराम से देख लीजिए, ठीक है। नहीं ये हमने लिख लिया ऐसा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये -3 आएगा, सॉरी आ गया, ठीक है। तो x - 1 का स्क्वायर -3 हो गया। अब क्या होगा बेटा, मैथ्स कहते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में से इंटीजर बाहर आ जाता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर में से इंटीजर बाहर आ जाता है, समझ में आ गया, क्लियर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में से इंटीजर बाहर आ जाता है, तो -3 बाहर आ जाएगा, क्लियर। यही काम हमने किया होगा, देखिए आराम से, देखिए -3 बाहर आ गया। अगर मैं डायरेक्ट लिखता तो आपको शायद समझ में नहीं आता, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया, है ना। -3 बाहर आ गया, तो ये वाला पोर्शन तो एक हो गया, है ना, तो ये वाला पोर्शन तो ये हो गया बेटा, ठीक है। अब बचा ये वाला पोर्शन। इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल x - 1 को t मानना है, x - 1 को क्या मानना है, t मानना है। जैसे ही आपका x - 1 t होगा तो dx बराबर dt हो गया, ठीक है, हो गया। लिमिट चेंज कर लो, क्या कर लो, लिमिट चेंज। इस वाले पोर्शन का कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू तो -6 आ चुकी है, इस वाले पोर्शन का कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू -6 आ चुकी है, हमें इस पे फोकस करना है। तो x - 1 को t माना, dx बराबर dt हो गया, तो लिमिट चेंज करो, तो लिमिट आएगी 0 से 2 तक ही। और ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, 0 से लेकर 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर टी स्क्वायर एक नॉर्मल क्वेश्चन है। 0 से लेकर 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर टी स्क्वायर को हम कैसे करते हैं, देखिए 0 से 1 करते हैं, प्लस 1 से √2 करते हैं, ठीक है, √2 से √3 करते हैं, और √3 से 2 करते हैं। बस सीधी सीधी बात है, जहां पर वो इंटीजर बनता जाएगा वहां ब्रेक करते जाओ। जैसे 1 पे बनेगा, फिर √2 पे बनेगा, फिर √3 पे बनेगा, फिर 2 पे बनेगा, तो जहां जहां इंटीजर बनते जाओ वहां ब्रेक करते जाए, करें, ठीक है।
अच्छा 0 से लेकर 1 में कोई भी नंबर ले लो, बॉक्स 0 ही आएगा। 0 से 1 में कोई भी नंबर ले लो, उसके स्क्वायर का बॉक्स 0 ही आएगा। 1 से लेकर √2 के बीच में कोई भी नंबर लो, उसका स्क्वायर करोगे उसका बॉक्स 1 आएगा, अगला वाला 2 आएगा, अगला वाला 3 आएगा। बस सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट आंसर। ठीक है, यही हमने किया है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट आंसर। ठीक है ना, तो ये वाला पोर्शन तो -6 आ ही चुका था, उसको सॉल्व कर लें आप लोग, सारे बच्चे आराम से सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं है। 0 खत्म, 1 कंडीशन x, 2 कंडीशन 2x, 3 कंडीशन 3x, लिमिट रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास आया, एक फंक्शन डिफाइंड है f(x) = -55x, है ना, ये आ गया अपने पास लिखा हुआ है। उसने पूछा है कि f किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। क्वेश्चन है कि f किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। किसी भी फंक्शन का इंक्रीजिंग चेक करने के लिए हम उसका f' निकालते हैं। क्या निकालते हैं? f'। ठीक है, तो इस फंक्शन को चेक करने के लिए कि भैया इंक्रीजिंग है या नहीं, हम इसका f' निकालेंगे। तो हमने इसका f' लिखा, देखिए क्या आया, इसका fx, ये f' है भाई, देखिए कितना आ रहा है f'। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, -55 आएगा, सही है। आगे चलिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा बेटा 6x² माइनस का 6x माइनस का 120, यही आएगा 6x² माइनस 6x माइनस 120। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें से 6 कॉमन ले लीजिए, तो 6 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बेटा, 6 कॉमन लेंगे तो ये आएगा x² माइनस x माइनस 20। यही चीज मैंने लिखी है, इधर आ जाइए। इसको डिफरेंशिएट करिए तो क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा बेटा 6x² आएगा माइनस का 6x आएगा माइनस का 36 आएगा। ठीक है, इसमें से भी 6 कॉमन लीजिए, क्या कॉमन लेंगे, 6 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा, ये आपका f' आ गया। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यू गेट f'। क्यों निकालना था, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हम f' निकालते ही, हमने निकाल लिया। यहां तक आने के बाद आप इसके फैक्टर करेंगे, है ना, तो इसके फैक्टर करिए। इसके फैक्टर हो गए x - 5 × x+4, इसके फैक्टर हो गए x - 3 × x+2। फैक्टर कर लीजिए आराम से, f' निकालो, निकाला, f' निकालने के बाद उसके फैक्टर करिए, आ गया। अब यू हैव टू चेक, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग चेक करना है। इंक्रीजिंग का मतलब कि कहां पर f' पॉजिटिव होगा, क्लियर। तो हमें ये देखना है बेटा कहां पर f' पॉजिटिव होगा, है ना। अगर जहां f' पॉजिटिव होगा बस वही पोर्शन लेना है। इधर आ जाइए, आराम से देखिएगा। देखिए, अगर मैं x 4 से बड़ा कोई भी नंबर दुनिया में ले लूं, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, 4 से बड़ा कुछ भी ले लूं, पॉजिटिव ही आएगा। तो पहली बात, अगर मैं 4 से बड़ा लेता हूं तो f' पॉजिटिव ही आएगा, श्योर है ये 100%। 4 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो आप, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, 100% पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो 4 से बड़े पर पॉजिटिव आएगा, ये आएगा। ठीक है, अच्छा अब ये वाला पोर्शन तो ये तो आंसर आएगा ही आएगा। अब आती है लड़ाई -5 से और 4 के बीच में, इसमें भी देख लेते हैं। -5 से 4 के बीच में क्या होगा, है ना। देखिए, -5 से और 4 के बीच में, भाई ये वाला पोर्शन तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि ये -55 है तो नेगेटिव है, नेगेटिव तो हमें लेना ही नहीं है। हमें f' पॉजिटिव चाहिए, हमें केवल वो पार्ट चाहिए इसमें f' पॉजिटिव आ रहा है, तो ये वाला पार्ट तो हम लेंगे नहीं, इसको हटा दीजिए। ये वाला पार्ट हमने देख ही लिया कि 4 से बड़ा कुछ भी लेंगे पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ही आएगा इनटू में, तो ये हम लेंगे। अब आता है -5 से 4। -5 से 4 में आप इसका साइन डायग्राम बनाओ, मान लो मैं आपको बताता हूं। यहां से मिलेगा -4 और ये मिलेगा 5, ठीक है ना, प्लस माइनस और प्लस। ठीक है ना, इस वाले पार्ट का साइन डायग्राम बनाया मैंने, इस वाले पार्ट का, ठीक है ना, इस वाले पार्ट का साइन डायग्राम बनाया, बना लिया मैंने। आपको प्लस वाला पार्ट चाहिए, प्लस वाला पार्ट, ठीक है ना, यू रिक्वायर्ड प्लस वाला पार्ट। तो प्लस 2 जगह मिल रहा है, या तो 5 से बड़े पे मिलेगा या -4 से छोटे पे मिलेगा। ठीक है, तो आपको f' पॉजिटिव चाहिए। f' पॉजिटिव कब मिलेगा, या तो 5 से बड़ा लूं, 5 से बड़ा इसके पास है नहीं, या -4 से छोटा लूं। किससे छोटा लूं, -4 से छोटा लूं। अब आप अच्छे समझना, इंटरवल कितना है बेटा, -5 से 4 है। इंटरवल कितना है, -5 से 4 है, लेकिन मुझे f' पॉजिटिव चाहिए। f' पॉजिटिव कब है, -4 से छोटे पर। किससे छोटे पर, -4 से छोटे पर। तो कहां से कहां तक, -5 से लेकर -4 तक ये पॉजिटिव है। ठीक है, -4 के पीछे पॉजिटिव है, यानी -5 से लेकर -4 तक पॉजिटिव है। तो हम ये लिख सकते हैं कि -5 से लेकर और -4 तक ये पॉजिटिव है। तो f' बेटा 2 जगह पॉजिटिव है, वो आप देख लीजिए। तो आपका आंसर क्या होगा, यहां पर भी पॉजिटिव और यहां पर भी पॉजिटिव है। क्लियर, तो यहां से हम बोल सकते हैं आंसर आपका दिख ही रहा है, ये रहा कि -5 से -4 में पॉजिटिव है और 4 से इंफिनिटी में पॉजिटिव है। राइट, तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा, -5 से -4 में पॉजिटिव है और 4 से इंफिनिटी पॉजिटिव है। ये आंसर होगा इसका। कितना आंसर होगा, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, इफ द कर्व
उसने बोला ये जो कर्व है वो पास करता है 1,2 से, उसने बोला कि ये जो कर्व है वो 1,2 से पास करता है, ठीक है। अगर ये कर्व 1,2 से पास करता है तो सेटिस्फाई करेगा भाई, अगर 1,2 से पास करता है तो सेटिस्फाई करेगा। तो रखिए, तो y की जगह 2 रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे, है ना। अगर ये कर्व 1,2 से पास होता है तो x की जगह 1, y की जगह 2 रखेंगे। कर लिया, आगे बढ़ो। उसने बोला एंड द टेंजेंट लाइन टू दिस कर्व एट ओरिजिन, ठीक है, इस कर्व पर टेंजेंट जो है ओरिजिन पर y इक्वल्स टू x है, ठीक है ना, y इक्वल्स टू x है। मतलब अगर मैं इसका d/x निकालूं बेटा, ठीक है, इसका अगर मैं d/x निकालूं कितना आएगा इसका d/x 2ax प्लस b। तो 0,0 पर 0,0 पर इसका जो स्लोप आएगा वो b आ गया, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक। तो 0,0 पर अगर हम बात करें भाई, आपने मुझसे बोला कि भैया टेंजेंट जो है ओरिजिन पर, ओरिजिन पे जो टेंजेंट है वो y इक्वल्स टू x है कर्व पर, उसने बोला है साफ साफ। तो सीधी सी बात है, हमने d/x निकाल लिया ओरिजिन पर, और ओरिजिन पे हमने d/x निकाला, उसको उठा के रख दिया, b आ गया, ठीक है। अच्छा टेंजेंट है कौन, टेंजेंट तो y इक्वल्स टू x है। टेंजेंट कौन है कर्व पर, y इक्वल्स टू x है। तो भाई जब टेंजेंट y इक्वल्स टू x है, ठीक है, हमने ये जो स्लोप निकाला है किसका स्लोप है भाई, टेंजेंट का ही तो स्लोप है, और टेंजेंट आपने हमें दे रखी है। वो टेंजेंट क्या है, y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x का स्लोप क्या होता है 1, तो b की वैल्यू 1 आ गई, क्या आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं b1 है। अच्छा अगर b1 आ गया तो बेटा a प्लस सी भी 1 आ गया, बस। तो यहाँ से ऑप्शन चेक कर लीजिए, है ना, ठीक, ऑप्शन चेक कर लीजिए, सीधी सी बात है, पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी जो सेटिस्फाई करे, राइट। तो देखिए ऑप्शन कौन कौन से हैं, a प्लस सी 1 आना चाहिए, आ रहा है, b1 आ रहा है, खत्म, यही आंसर है, दैट्स ऑल। यहाँ पर a प्लस सी 1 नहीं आ रहा, खत्म, ठीक है, यहाँ पर a प्लस सी 1 नहीं आ रहा, खत्म, यहाँ पर भी नहीं आ रहा, खत्म। तो आंसर है a1, b1 और c0। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करेंगे, इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, है ना, या तो हम ट्रुथ टेबल से करें या फिर हम दूसरे तरीके से करते हैं। देखिए इसमें एक प्रॉपर्टी हम लगा लेते हैं, है ना, एक प्रॉपर्टी हमको पढ़ाई जाती है a इंटरसेक्शन b यूनियन c, है ना, उस प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पर यूज करूंगा, है ना। प्रॉपर्टी क्या होती है आपको पता ही है, a इंटरसेक्शन b, है ना, यूनियन a इंटरसेक्शन c, ये प्रॉपर्टी हमें पढ़ाई जाती है, राइट। चलिए तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब कैसे लिख रहा हूँ मैं इसको, तो नेगेशन ऑफ p एंड, नेगेशन ऑफ p एंड p ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, नेगेशन ऑफ p एंड p, फिर और फिर क्या लिखेंगे, नेगेशन ऑफ p, ठीक है, और क्या लिखेंगे, एंड q। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई, हमने सीधी सीधी प्रॉपर्टी लगा ली, प्रॉपर्टी हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा प्रॉपर्टी लगाने के बाद अभी इसका हमने नेगेशन नहीं लिया, अभी तो हमारे पास यही आया है, क्लियर। अच्छा ये जो चीज आप देख रहे हैं ना, ये होती है फॉलेसी, क्या होती है, फॉलेसी, इसे बोलते हैं फॉलेसी, ठीक है, इट्स अ फॉलेसी, ठीक है। अच्छा फॉलेसी एंड अगर मैं ये करूं, फॉलेसी और अगर मैं ये करूं तो क्या आएगा, यही आएगा। किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो, कैसा भी स्टूडेंट हो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये समझ में आना चाहिए मैंने लिखा कैसे, ये चीज जो है ये समझ में आनी चाहिए आपको, मैंने कैसे लिखा है। तो मैंने कैसे लिखा है बेटा, एक प्रॉपर्टी होती है तो नेगेशन ऑफ p, है ना, एंड p और नेगेशन ऑफ p, और ये लिख दिया हमने, ठीक है। और ये चीज पता है क्या, ये कहलाती है फॉलेसी, ठीक है। अच्छा फॉलेसी का अगर मैं इसके साथ और लूंगा, क्या लूंगा, और लूंगा, तो क्या आएगा भाई, दो बातें हो सकती हैं और में, है ना, या तो भाई देखो ये फॉलेसी है तो फॉलेसी एफ आई, अच्छा ये ट्रू होगा, ट्रू और फॉल्स का, ट्रू और फॉल्स का और ट्रू ही आएगा, है ना, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा फॉल्स और फॉल्स का फॉल्स आएगा, तो अल्टीमेटली डिपेंड किस पे करेगा, अल्टीमेटली डिपेंड करेगा इसके ऊपर। अगर ये ट्रू है तो आंसर ट्रू है, अगर ये फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है, तो अल्टीमेटली आंसर क्या है, आंसर, तो अल्टीमेटली इन दोनों का आंसर क्या दूंगा मैं, इन दोनों का आंसर दूंगा बेटा ये, आ गया। और इसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका नेगेशन चाहिए, इसका क्या चाहिए, नेगेशन चाहिए, तो इसका मुझे आगे नेगेशन चाहिए, प्रॉपर्टी आप लगाएंगे, जब इसका नेगेशन लेंगे तो क्या होगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन p हो जाएगा, ठीक है, एंड बिकम्स और q का नेगेशन ऑफ q हो जाएगा, ठीक है। एंड द फाइनल आंसर इज दिस वन, ठीक है, फाइनल आंसर इज दिस वन, ठीक। इस क्वेश्चन को मैंने ट्रुथ टेबल से भी दिखाया है, कोई बच्चा ट्रुथ टेबल से करना चाहे तो वो ट्रुथ टेबल से भी कर सकता है, पर इसकी जरूरत नहीं थी, ये मैंने उन बच्चों के लिए रखा है कि हाँ अगर कोई बच्चा ट्रुथ टेबल से करना चाहे तो वो ट्रुथ टेबल से भी कर सकता है, और आपके पास दूसरी अप्रोच मैंने आपको समझाई दी है, इससे भी कर सकते हैं। अच्छा आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए इसने बोला है फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस,
बेसिकली क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो डिटर्मिनेट का क्वेश्चन है ना, और डिटर्मिनेट के अंदर जब हम पढ़ाते हैं क्रैमर रूल तो उसमें वहां पर हम कुछ केसेस पढ़ाते हैं, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन, कुछ इस तरह की बातें पढ़ाते हैं, ठीक है। और अगर आपके यहाँ 3 इक्वेशन दे रखी हैं, जैसे एक्स वाई जेड में है ना, 3 इक्वेशन आपके, अगर आपको 3 इक्वेशन दे रखी है ना, 3 इक्वेशन आपको दे रखी है, जैसे ना एक्स वाई जेड में एक्स के साथ कुछ है, प्लस वाई के साथ कुछ है, प्लस जेड के साथ कुछ है, ठीक है ना, इक्वल टू समथिंग है ना। इसी तरह से एक इक्वेशन ऐसे दे रखी है, दूसरी इक्वेशन दे रखी है और तीसरी इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। 3 इक्वेशन अगर दे रखी है तो सबसे पहले हम डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बना डिटर्मिनेट। डेल्टा क्या होता है? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बना डिटर्मिनेट। और अगर डेल्टा जीरो नहीं है, अगर डेल्टा जीरो नहीं है तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है बेटा? यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन की शर्त होती है कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनने वाला जो डिटर्मिनेट है वो जीरो नहीं आना चाहिए। देखिए 3 इक्वेशन आपके सामने, सबसे पहले मैं इसका डेल्टा निकालता हूं। तो मैंने 3 इक्वेशन लिखी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, हमने इसका डेल्टा निकाला। इसका हमने क्या निकाला? डेल्टा निकाला। डेल्टा कैसे निकालेंगे? 1 - 2 0, फिर 1 - 1 और k, ठीक है, 0 k और 4 हमने ले लिया। इसको सॉल्व किया तो हमें मिल गया, ये मिल गया। हम चाहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए जीरो नहीं होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर यूनिक सॉल्यूशन दिस नॉट इक्वल टू जीरो, यानी k की वैल्यू +-2 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली बात मैं यहां से बोल सकता हूं कि द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ k इज नॉट इक्वल टू 2, k इज नॉट इक्वल टू -2। ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उसने पूछा सेकंड ऑप्शन कैंसिल हैज यूनिक सॉल्यूशन, गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन तब मिलेगा जब ये कंडीशन पूरी होगी, ठीक है। इन दोनों केसेस में नहीं मिलेगा। अब आता है सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन इफ k इक्वल टू 2। अब बात आती है नो सॉल्यूशन की। देखिए नो सॉल्यूशन की 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्त होती है कि डेल्टा जीरो होना चाहिए और डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई या डेल्टा जेड में से कोई एटलीस्ट 1 0 ना हो। एटलीस्ट 1 इज नॉट इक्वल टू 0, एटलीस्ट 1 इज नॉट इक्वल टू 0। इन तीनों में से कोई एक जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेल्टा तो जीरो होना ही चाहिए, पर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से कोई एक जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जब k इक्वल टू 2 पर बात करते हैं तो k इक्वल टू 2 पर डेल्टा जीरो हो जाएगा, ये बात तो तय है। k इक्वल टू 2 पर डेल्टा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना। k इक्वल टू 2 पर डेल्टा जीरो हो जाएगा, पहली शर्त तो पूरी हो गई। अब हम नो सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तो नो सॉल्यूशन की 2 शर्तें होती है। तो डेल्टा जीरो होना चाहिए, तो k इक्वल टू 2 पर ही जीरो हो गया। दूसरी शर्त होती है डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से कोई एक जीरो ना हो, कोई एक जीरो ना हो। तो डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे? तो देखिए डेल्टा एक्स कैसे निकालते हैं, पहले एक्स वालों को लिख लो। एक्स वाले क्या लिखेंगे अपन? 1 - 2 6, मैंने लिखा होगा शायद आगे, यस, k इक्वल टू 2 लिख लिया हमने। अब हमने डेल्टा एक्स निकाला। कैसे निकाला डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स निकालने के लिए x वालों को हटाकर लिखेंगे ये वाली टर्म, है ना। x वालों को हटाकर क्या लिखेंगे? 1 - 2 और 6। y वालों को ऐसे लिखेंगे, y वाले कोफिशिएंट ऐसे लिखेंगे और z वाले कोफिशिएंट ऐसे लिखे जाएंगे, ठीक है। डेल्टा एक्स का मतलब होता है x वालों को हटाकर कांस्टेंट वाली टर्म लिख दो, y और z के कोफिशिएंट सेम रहेंगे, ठीक है। हमारी शर्त थी कि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से कोई एक जीरो ना आए बस, तो नो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हमने जब डेल्टा एक्स निकाला तो डेल्टा एक्स निकालने पर हमारी वैल्यू आ रही है -48, विच इज जीरो के इक्वल नहीं है। और अगर जीरो नहीं है इसका मतलब k इक्वल टू 2 पर मुझे नो सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर k इक्वल टू 2 पर हमें क्या मिलेंगे बेटा? नो सॉल्यूशन मिलेंगे। तो हमसे पूछा जाए कि नो सॉल्यूशन कब मिलेगा, तो हम बोलेंगे यस, k इक्वल टू 2 पे नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो आंसर क्या होगा बेटा? आंसर हो गया इसका, देखिए इसकी ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो ए ऑप्शन एंड डी ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं। तो आंसर क्या हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो हम बोलेंगे ए एंड डी आर करेक्ट, ए एंड डी आर करेक्ट। तो सी आंसर है इसका, ए एंड डी आर करेक्ट, यानी सी आंसर है। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन जो सिंपल था इस पेपर का, वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन मैं बोलूं इस पेपर में, वो ये था। देखिए किसी भी कर्व पर, जैसे वो एलिप्स हो या हाइपरबोला हो या पैराबोला हो, तो हमें पता ही है कि इन पर डायरेक्ट टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखते हैं हम लोग? एक्स एक्स वन रखते हैं। अच्छा, वाई स्क्वायर की जगह क्या रखते हैं हम लोग? वाई वाई वन रखते हैं। ये रखते हैं ना, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन। तो सिंपल सा क्वेश्चन। जैसे अब मान लेते हैं मैं इसको उठा लेता हूँ, मैंने इसको उठा लिया, तो एक्स स्क्वायर की जगह रखूंगा एक्स एक्स वन, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर की जगह इस पॉइंट पे निकाल रहा हूं मैं ना, निकाल रहा हूं, कैसे रखेंगे? एक्स स्क्वायर की जगह लिखूंगा एक्स एक्स वन, एक्स एक्स वन, एक्स एक्स वन, ठीक है ना, एक्स एक्स वन प्लस 9। वाई स्क्वायर की जगह लिखूंगा वाई वाई वन, वाई वाई वन, है ना, वाई वाई वन। वाई वन कितना है? 1/2, ठीक है। और बराबर में कितना है? 9 है। बस काम खत्म, ठीक है। यही आपका आंसर है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, या फिर एक काम करिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दीजिए 3√3 से, ठीक है ना। 3√3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? अगर 3√3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x, 3√3/2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ गया,
प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, √3y बचेगा, ठीक है। अच्छा वहां पे कितना बचेगा, वहां पर अगर 3√3 उधर गया तो ये बचेगा 2√3। ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर करेक्ट है। तो पहले ऑप्शन किस्मत थी हमारी, किस्मत हमारी अच्छी थी कि हमारे पहले बार में काम हो गया, नहीं तो हमें मेहनत करनी पड़ती है भाई। इसमें और कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू चेक ऑप्शंस वन बाय वन, एक एक करके आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो भी मैं कहता हूँ टफ क्वेश्चन नहीं है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह x1 रखना था, y स्क्वायर की जगह y1 रखना था, टेंजेंट की क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगी। चलो हम चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में अगर मैं बात करूं, है ना, नंबर 14 में लिखा हुआ बेटा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, ठीक है। इसको समझ लेते हैं ऐसे कि जैसे ये एक जेट प्लेन है और इस पॉइंट से ना, इस पॉइंट से इसका एंगल 60 डिग्री है ना। इस पॉइंट से ए से इसका एंगल जो एलिवेशन है बेटा 60 डिग्री दे रखा है उसने, ना। ये जेट प्लेन है, ठीक है। और उसने एक चीज बोली है क्वेश्चन के अंदर, आप पढ़ेंगे, ठीक, कि आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 20 सेकंड्स एट द स्पीड ऑफ 432 किलोमीटर पर आवर द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। मतलब 20 सेकंड के बाद उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो जाता है। अभी जब फ्लाइट जा रही है तो ऑब्वियस बात है एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होगा, ठीक है। उसने बोला था जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट। दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन कि जो जेट प्लेन चल रहा है उसकी हाइट कांस्टेंट है। मतलब कि वो भाई साहब जब प्लेन यहां से यहां चला गया तो अगर हाइट h थी तो हाइट रिमेन्स h। अगर 20 सेकंड बाद वो यहां से यहां चला गया, ठीक है ना, तो यहां से अगर यहां जाएगा तो हाइट विल रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां से यहां तक उसने डिस्टेंस मान लेते हैं b ट्रेवल करिए, कितनी ट्रेवल करिए b, ठीक है। और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को अपन a बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं a, ठीक है ना। तो अपने नाम दे रखे हैं, मैं नाम अलग दे देता हूं, ये लीजिए, तो ये ABC हो गया। चलिए अब करना क्या है, सिंपल सी बात है। देखिए अगर मैं स्टार्टिंग में लिखूंगा तो 1060 कितना लिखूंगा, तो 1060 डिग्री में लिखूंगा बेटा h बाय कितना लिखूंगा, h बाय, ठीक है। और जब वो यहां पहुंच गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। जब वो यहां पहुंच गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया, ठीक है। और जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया तो 1030 अब मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 1030, क्लियर। अब क्या लिखूंगा, 1030, तो मैं लिखूंगा 1030। तो 1030 क्या लिखा जाएगा बेटा, तो 1030 लिखा जाएगा h अपॉन a प्लस बी। 1030 लिखा जाएगा बेटा h अपॉन a प्लस बी, h अपॉन a प्लस बी, ठीक है बेटा। 1030 लिखा जाएगा h अपॉन a प्लस बी, खत्म काम, ठीक। अब इसमें एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज है, b कैसे निकालूं, बस b चाहिए हमें, काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि b आ जाएगा तो a आ जाएगा और a आ जाएगा तो हाइट आ जाएगी। तो अल्टीमेटली हमें b पर फोकस करना है। देखिए जब वो यहां से उड़कर यहां तक गया 20 सेकंड के अंदर, तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी। और हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, समझ में आ गया। स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितने ट्रेवल करी आपने, ठीक है, वो आपने b करी। टाइम कितना था 20, तो 20 इंटू स्पीड, स्पीड और चाहिए मुझे। अब स्पीड कितनी दे रखी है उसने, स्पीड दे रखी है बेटा उसने 432 किलोमीटर पर आवर। पर आपसे पूछा गया है हाइट, जो पूछी गई है वो मीटर में पूछी गई है, तो यानी आपको सब कुछ मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्लियर। अच्छा टाइमिंग यहाँ पर आवर दे रखा है और वहां दे रखा है 20 सेकेंड्स, तो पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले तो इस आर को मीटर में कन्वर्ट करिए, तो 432 इंटू 1000, ठीक है। और इस आर को चेंज करेंगे सेकंड्स में, तो 60 इंटू 60, ये पूरा सेकंड्स में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा, तो मैंने चेंज करके दिखाया हुआ ये रहा, हमने इसको सेकंड में चेंज करा हुआ, तो ये आएगा 120 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड आ गई स्पीड, तो स्पीड आ गई बेटा। स्पीड पता थी, टाइम पता था, ठीक है। 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस बिकम्स 2400, 2400, ठीक है ना। ये डिस्टेंस आ गई, ये डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट कर लिया, यानी b मुझे पता है, क्लियर। अब मुझे b पता है, तो यहां से a प्लस बी इक्वल टू लिख सकता हूं मैं √3h। हम सब जानते हैं 1030 1/√3 होता है, ठीक है। तो a प्लस बी इक्वल टू √3h हो गया। अच्छा यहां से आप देखिए h किसके बराबर है, h बराबर है √3a के, h बराबर किसके है, √3a के, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखें, है ना, b मेरे पास है, बिल्कुल है b, ठीक है। तो b मेरे पास है, a की जगह लिख देता हूं मैं h/√3, ठीक है। b मेरे पास आ चुका है 2400 और यहाँ कितना आ चुका है √3h। आराम से सारे बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे एंड सॉल्व करते ही यू विल गेट h। आपको h ही तो चाहिए, यहाँ से h मिल जाएगा। तो यहाँ से मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद यू विल गेट h, क्या मिल जाएगा, h, ठीक है। यही इक्वेशन हमने बनाई है और यही इक्वेशन उन्होंने बनाई है, राइट है, सेम इक्वेशन बनी है और यहाँ से आपको h मिल जाएगा।
हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखिए मैं प्रेफर करूंगा इस क्वेश्चन को आप ट्रुथ टेबल से करें, ज़्यादा अच्छा है ना। तो ट्रुथ टेबल से करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे मैंने पी और क्यू लिखा, ये सब लिख लेते हैं अपन, 3 ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स हम सब जानते हैं। नेगेशन ऑफ क्यू का मतलब होता है अपोजिट कर दो, ट्रू का फॉल्स कर दो, फॉल्स का ट्रू कर दो, ट्रू का फॉल्स कर दो, फॉल्स का ट्रू कर दो, ठीक है। अच्छा इसका क्या मतलब होता है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स है ना, फर्स्ट ट्रू और सेकंड फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू तो ट्रू ट्रू आएगा, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू आएगा, है ना। ये सब प्रॉपर्टी आपको पता है। नेगेशन ऑफ क्यू का मतलब आपको पता है ना। एंड का मतलब क्या होता है, दोनों ट्रू तो ट्रू होंगे, है ना। और का मतलब होता है एक भी ट्रू है तो ट्रू होगा, ठीक है ना। तो ये सब प्रॉपर्टीज आपको पता है। तो अगर आप उससे करेंगे, ट्रूथ टेबल से करेंगे तो कोई इशू है ही नहीं, है ना। लेकिन मैंने इसको मेथड नंबर 2 बताया है स्टेटमेंट नंबर 1 के लिए। जैसे मैं आपको स्टेटमेंट नंबर 1 के लिए समझाऊंगा उसी तरह से स्टेटमेंट नंबर 2 के लिए आप खुद करेंगे। देखिए इधर आ जाते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है मैथ्स में कि पी इंक्लिनेशन क्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ पी और क्यू। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो पी इंक्लिनेशन क्यू होता है नेगेशन ऑफ पी और क्यू। अब इस प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया, कैसे यूज किया देखिए। मेरे पास क्वेश्चन ये था, है ना। इस क्वेश्चन में पी इंक्लिनेशन क्यू की जगह मैंने क्या लिखा, मैंने पी इंक्लिनेशन क्यू की जगह रख दिया बेटा नेगेशन ऑफ पी और क्यू, राइट। तो देखना अच्छे से वापस, ये आपके पास नेगेशन ऑफ क्यू है और ये अपने पास एंड का सिंबल है, और इस जगह पर मैंने प्रॉपर्टी लगाई है और इस प्रॉपर्टी को मैंने ऐसे लिख दिया, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी आपको, मैंने क्वेश्चन नंबर एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी बेटा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, है ना। ये प्रॉपर्टी हमने लिखी है और इसका मतलब मैंने आपको बताया था ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, है ना। ये प्रॉपर्टी हमने बोली भी है, 11 क्वेश्चन में कराई भी है। तो उसी प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा ये था, तो उसको क्या लिखेंगे भाई, नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी, इस प्रॉपर्टी से एंड, फिर बीच में और आएगा, और का मतलब यूनियन मतलब और आएगा, फिर नेगेशन ऑफ क्यू, है ना, एंड नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है ना, ये आ गया एंड, क्लियर। तो प्रॉपर्टी वही लगाई है अपन ने। कैसे लगाई है प्रॉपर्टी सिंपल इसी तरीके से हमने लगाई है कि यहाँ एंड है तो इसका एंड इसके साथ लेंगे एक बार, इसका एंड इसके साथ लेंगे इसके साथ, और बीच में क्या आएगा, यूनियन, यानी और का सिंबल आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चीज आप देखते हैं तो ये चीज क्या है, फॉलिसी है ना। अच्छा फॉलिसी का अगर हम और लेंगे इसके साथ, ये आपको पता होना चाहिए, ये फॉलिसी है। फॉलिसी का अगर इसके साथ और लेंगे तो वापस यही आएगा, ठीक है, वापस यही आएगा। तो इस टर्म का इसके साथ अगर मैं लूंगा तो वापस मेरे को क्या मिलेगा बेटा, ये टर्म मिलेगी और ये टर्म मिलेगी, तो डेफिनेटली ये बचा और अब मेरे पास ये बच गया। अब वापस कौन सी सिचुएशन बन गई, ये वाली सिचुएशन वापस क्रिएट हो गई है, पी इंक्लिनेशन क्यू वाली प्रॉपर्टी वापस लगेगी। और वापस जब मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो प्रॉपर्टी कहती है ना, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। तो मैं इसका नेगेशन लूंगा, क्या लूंगा, इसका नेगेशन लूंगा। इसका नेगेशन लूंगा तो क्या आएगा, क्यू आएगा, ये साइन चेंज होगा, नेगेशन ऑफ पी का पी हो जाएगा, क्लियर। और का सिंबल आएगा, है ना, और क्यू क्या है हमारे पास, क्यू ये है, ठीक है। समझ में आ गया मैंने क्या किया। यहां पर मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, कौन सी वाली बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। इस प्रॉपर्टी का यूज करके मैं यहां पर जब मैं लगाऊंगा तो ये आ जाएगा, क्लियर है। अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ऐसे लिखा हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू और पी और नेगेशन ऑफ पी, ठीक है। तो क्यू और पी और नेगेशन ऑफ पी, और ये बन गया टोटोलॉजी। क्या बन गया, टोटोलॉजी, है ना। टोटोलॉजी का अगर हम किसी के साथ भी और ले रहे हैं, चाहे वो क्यू के साथ और लेंगे तो टोटोलॉजी ही आएगा, क्लियर। तो इसका आंसर टोटोलॉजी आएगा, ठीक। मैंने आपको करा जरूर दिया है, पर मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को ज्यादातर अच्छा है कि हम ट्रुथ टेबल से करें। तो आप ट्रुथ टेबल से करेंगे तो बहुत जल्दी होगा, आसान भी है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई बहुत माथा बच्ची वाला काम नहीं है। आराम से आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे, चीजें बहुत आराम से रिलेट हो रही हैं। कितनी सी लाइन है देखिए, शुरू की 4 लाइन तो किस तरह है, ये सब तो हम लिख ही लेते हैं, बस उसके बाद छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, एंड और ये सब पता होना चाहिए, काम खत्म। तो आपका जो आंसर आएगा बेटा वो ये आप देख सकते हैं, राइट। और इसी तरीके से ये वाला पार्ट मैंने आपको ट्रुथ टेबल से करा रखा है, तो आप ट्रुथ टेबल से कर ही सकते हैं। आप चाहें तो इस प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं, वो आपको डिपेंड करता है, आपके ऊपर है, ठीक। पर बेस्ट अप्रोच क्या है, बेटर है कि आप सीधा इस पर जाएं, आप सीधा मेरे हिसाब से तो आप सीधा इस पर चले जाएं, ज्यादा अच्छा है। ट्रुथ टेबल पर जाएं, ज्यादा अच्छा है। तो आपकी मर्जी, आंसर आएगा दोनों का टोटोलॉजी, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, लेट ए एंड बी 3 रियल मैट्रिसेस हैं, 3x3 के एक मैट्रिक्सेस हैं ए और बी। उसने बोला ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा उसने बोला बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस बी के। समझ में आ गया। तो अगर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा, बी उसकी सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी होगा। आगे बढ़ते हैं। उसने आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको चेक करता हूं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर कैसा मैट्रिक्स है, मुझे चेक करना पड़ेगा।
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर को मैं चेक कर रहा हूं। देखिए हमको ये लिखा हुआ है, ये तो हमको गिवन था, है ना, इसको मैंने पी मान लिया। अब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेंगे तो उल्टा चलते हैं, जब हम ट्रांसपोज मतलब इसमें सीधा चलेंगे, माइनस है तो ट्रांसपोज लिया तो कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का ट्रांसपोज माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर का ट्रांसपोज। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है भाई, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का ट्रांसपोज माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर का ट्रांसपोज, इसको लिख लिया हमने, है ना, बी स्क्वायर का ट्रांसपोज ए स्क्वायर का ट्रांसपोज माइनस ए स्क्वायर का ट्रांसपोज बी स्क्वायर का ट्रांसपोज, लिख लिया हमने इस प्रॉपर्टी से। अब आगे बढ़िए। ठीक है, अच्छा बीटी किसके इक्वल है बेटा, माइनस बी के। बीटी किसके इक्वल है, माइनस बी के। तो बीटी की जगह रखूंगा माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर ही आएगा। ए टी की जगह रखूंगा ए तो ए स्क्वायर ही आएगा। तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स जिसको हमने पी माना था वो तो ये थी, फिर हमने जब पी ट्रांसपोज निकाला तो पी ट्रांसपोज आपको दिख रहा होगा ये आया। ठीक है ना, तो बेटा पी हमें गिवन था ये आया, पी ट्रांसपोज हमारा ये आया, तो क्या पी ट्रांसपोज जो है वो माइनस पी के बराबर नहीं है, बिल्कुल है सर। और बेटा पी ट्रांसपोज अगर माइनस पी के बराबर है इसका मतलब पी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, पी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, अगर P स्क्यू सिमेट्रिक है तो मैंने स्क्यू सिमेट्रिक माना है, तो मैंने P अपनी तरफ से एक माना है, तो P इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो मैंने अपनी मर्जी से एक P मान लिया, बिल्कुल मान लिया सर, मान लिया P। अब आगे देखो, अब क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से। ठीक है, X इज अ 3x1 कॉलम मैचिंग मैट्रिक्स है। ठीक है ना, कॉलम मैट्रिक्स है, तो X 3x1 का कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये X हो गया, और ये नल मैट्रिक्स है 3x1 का। अब इनको सॉल्व कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो P एक स्क्यू सिमेट्रिक आ चुका था, ये हमने ले लिया। अब देखिए क्या होगा, तीन इक्वेशन बन गई, और अब इन तीनों इक्वेशंस का, अगर आप इन तीनों इक्वेशंस का चाहे डेल्टा निकालें, चाहे डेल्टा 1 निकालें, चाहे डेल्टा 2 निकालें, चाहे डेल्टा 3 निकालें, सब जीरो आएंगे। दैट मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। क्लियर, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि हमें एक्स वाई जेड के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। यानी ये कहने का मतलब है कि यहां पर उसने जो पूछा था, उसने पूछा था कि हैज, ठीक है, एक्स इज अ 3x1 कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स, then has a unique solution, exactly two solution, infinitely many solution. The correct answer is infinitely many solution. सबसे पहले सोचो कि हमने स्क्यू सिमेट्रिक कैसे प्रूव किया, तो हमने इसको P माना, इसका ट्रांसपोज लेके देखा, ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हुआ। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है बेटा ये, इसको हमने माना, इसको मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास तीन इक्वेशंस बन गई हैं, और इन तीनों के लिए चाहे डेल्टा चेक करो, चाहे डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 चेक करो, सब जीरो आएंगे। दैट मीन्स द इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, राइट। ये बहुत फेमस एग्जांपल है, और ऐसे क्वेश्चंस पहली बार नहीं पूछे गए हैं, पहले भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो, हम एक प्रॉपर्टी हम जानते थे, एक प्रॉपर्टी होती है मैथ्स में, NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर होता है N प्लस 1 CR। ठीक है, अब देखना, ये 2C2 है, मैथ्स कहता है कि 2C2 लिखो या 3C3 लिखो, एक ही बात है, दोनों ही 1 होते हैं। ठीक है, बस हो गया काम खत्म। इतना सा काम आपको करना था कि 2C2 को हम 3C3 लिख लेते हैं। अब देखना क्या होगा, 2C2 को मैंने 3C3 लिखा, लिख लिया। अब क्वेश्चन क्या बन गया, देखिए क्वेश्चन क्या बना बेटा, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, केवल इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, केवल इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। इस 2C2 को लिखा 3C3 प्लस 3C2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता गया। अब देखो क्या होगा, इस प्रॉपर्टी को जब मैं लगाऊंगा, कैसे लगा रहा हूं देखना अच्छे से, मैं समझाता हूं आपको। ये लिखा हुआ है 3C3, ठीक है बेटा, इसको मैंने लिख लिया 3C3, फिर आगे लिखिए 3C2, फिर आगे लिखिए बेटा 4C2, फिर आगे लिखिए 5C2, ऐसे हम चलते जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में लिखा है बेटा NC2, लास्ट में लिखा है NC2। अब सुनना, ठीक है, 3C3 प्लस 3C2, NCR प्लस NCR माइनस 1, NCR प्लस NCR माइनस 1 कितना होगा, N प्लस 1 CR। ठीक है, NCR प्लस NCR माइनस 1, NCR प्लस NCR माइनस 1 हो गया N प्लस 1 CR, N प्लस 1 CR हो गया, NCR प्लस NCR माइनस 1, N प्लस 1 CR। फिर इसको इसके साथ क्लब करूंगा, ठीक है, तो ये कितना बनेगा बेटा 5C3, इसके साथ क्लब करूंगा तो 6C3, है ना। तो हर बार क्या होगा, बढ़ता जा रहा है, एक एक बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे ऐसे करते जाऊंगा, जब इसके पास पहुंचूंगा तो ये बन जाएगा N प्लस 1 C3। क्या बन जाएगा, N प्लस 1 C3। अरे जब इन दोनों को ऐड किया तो 4C3, इन दोनों को ऐड किया 5C3, ऊपर वाला n बढ़ रहा है, फिर 6C3, ऐसे n के पास जाऊंगा तो N प्लस 1 C3। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस एक्सप्रेशन का सम मैंने निकाल दिया है N प्लस 1 C3। कितना आया, N प्लस 1 C3, राइट, ये लिख दिया मैंने। और जो बच्चा यहां तक पहुंच गया ना इस क्वेश्चन में, उसके बाद उसको किसी की भी जरूरत नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप यहां पहुंच गए तो क्वेश्चन क्या बचा हुआ आपके पास, देखिए
क्वेश्चन बचा n+1 C2, ये लिखा हुआ है, प्लस nC3 दो बार आएगा, n+1 C3 2 टाइम्स है ना, दो बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज लिखी हुई है n+1 C3 दो बार आएगा, क्योंकि n+1 C3 की वैल्यू निकल गई ये, और ये आने के बाद यहाँ पे बाहर 2 लिखा हुआ था, 2 लिखा हुआ था तो ये दो बार आएगा, ठीक है ना, तो प्लस दो बार आ गया। क्लियर। अब आप पे देखिएगा, वापस फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, NCR प्लस NCR माइनस 1, NCR प्लस NCR माइनस 1, n+1 CR, n+1 CR NC n+1 CR, तो इन दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, n+2 C3, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, n+2 C3, ठीक है। कौन से फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है ना। NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n+1 CR होता है, इन दोनों में फॉर्मूला लगाइए, NCR प्लस NCR माइनस 1 क्या बन जाएगा, n+1 CR, तो बन गया n+2 C3, n+2 C3 प्लस n+1 C3, ठीक है, n+2 C3 प्लस n+1 C3, ठीक है। बस इसको ओपन करना है, ओपन करते ही यू विल गेट आंसर। n+2 C3 को कोई भी बच्चा, कैसा भी स्टूडेंट इसको ओपन कर सकता है। n+2 C3 को क्या लिखेंगे, n+2 C3 को हमने लिखा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखेंगे। n+2 C3 को अगर हम लिखना चाहते हैं, ठीक, n+2 C3 को क्या लिखेंगे, n+2 n+1 n डिवाइड बाय 6, ये तो लिखेंगे इसको, और इसको क्या लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे n+1 n-1 डिवाइड बाय 6, ठीक है बेटा, इन दोनों की वैल्यू आपने लिख ली। क्लियर, समझ में आ गया। बस इतना सा आपको करना था। n+2 C3 को ये लिख सकते हैं, n+1 C3 को हम ये लिख सकते हैं, दोनों में कॉमन लेंगे, कॉमन लेते यू विल गेट आंसर। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, लिखा हुआ है मैंने आपके सामने, लिखा हुआ है, उसको सॉल्व कर लीजिए, कॉमन लेके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, मैं ठीक ठाक क्वेश्चन बोलूंगा, ये भी नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा लेंथी कह सकते हैं आप, ठीक। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा पढ़ाई जाती है हमें। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले x से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड करेंगे, x से। हमने डिवाइड किया x से, ठीक है, हमने इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दिया। x से डिवाइड करने के बाद हमने इसका IF निकाला। क्या निकाला, IF, ठीक है। IF क्या होता है बेटा, IF होता है e की पावर, है ना, ठीक है। इसको ध्यान है किससे कंपेयर किया है, इसको कंपेयर करके हमने p निकाला है। p कितना है बेटा, 1/x। अच्छा q कितना है इसका, bx3। dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q, dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q, ठीक है। तो p कितना है बेटा, p है 1/x, q कितना है bx3। तो IF निकाल लीजिए, IF कितना होगा, e की पावर इंटीग्रेशन 1/x dx, तो ये x आ गया, ठीक है ना। IF क्या होता है, IF होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो आपको IF(x) मिल जाएगा। IF मिल गया तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है y इंटू IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dx। श्योर। तो y इंटू IF, व्हाट इज IF, व्हाट इज IF, IF इज x, तो y इंटू IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q क्या था बेटा, ये रहा q इंटू IF, q इंटू IF, ठीक है ना। तो ये बन गया bx की पावर 4, ठीक है ना, bx की पावर 4 dx, ठीक है। इस कंडीशन करेंगे तो bx की पावर 5/5 प्लस c आ जाएगा। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई बेटा, सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन आने के बाद c निकालने के लिए उसने बोला हमसे कि बेटा कर्व किससे पास हो रहा है, ये कर्व पास हो रहा है 1,2 से। किससे पास हो रहा है, 1,2 से। तो अगर ये 1,2 से पास हो रहा है तो इसको हमने 1,2 से पास कर दिया। जैसे ही हम 1,2 से पास करेंगे ये इक्वेशन मेरे को मिल गई भाई। मुझे b और c निकालना है, और b और c निकालने के लिए मुझे दो इक्वेशन की जरूरत है, लेकिन मुझे अभी एक ही इक्वेशन मिली है। जैसे मैंने इसको 1,2 से पास किया तो पहली इक्वेशन बन गई। अब आपको इस क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है, उसने पढ़ो क्या दे रखा है, उसने रखा है 1 से लेकर 2 तक fx का इंटीग्रेशन दे रखा है। तो 1 से लेकर 2 तक fx का इंटीग्रेशन दे रखा है, तो ठीक है ना। fx तो है मेरे पास, कहाँ है fx, देखिए fx कहाँ है मेरे पास, ये रहा। क्या मेरे पास fx है, ये रहा ना fx। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ y इंटू एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है, b x की पावर 5/5 प्लस c। तो क्या मैं यहां से fx नहीं लिख सकता, क्या लिखूंगा fx, bx की पावर 4/5 प्लस c बाय x। दिस इज आर fx, ठीक है। और इस fx कंडीशन यहां रखना है fx को 1 से लेकर 2 में। क्लियर, देखिए मैं रखा होगा तो 1 से लेकर 2 में मैंने y की जगह रखा है, इसको इंटीग्रेशन करूंगा। इंटीग्रेशन करते ही हमारे पास एक इक्वेशन और आ गई b और c में। एक इक्वेशन पहले आ चुकी थी b और c में, एक इक्वेशन और आ गई b और c में, और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम b और c निकाल सकते हैं। तो यहां से आप इसको सॉल्व करिए, यू विल गेट b एंड c, ठीक है।
क्वेश्चन को दोबारा फील करते हैं। सबसे पहले किससे डिवाइड किया आपने, एक्स से। एक्स से डिवाइड करते ही क्या बन गया, ये लीनियर बन गई। लीनियर बनते ही इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो यू विल गेट पी एन क्यू। पी और क्यू आते ही आई एफ निकालेंगे इस फॉर्मूले से, आई एफ निकाला तो एक्स आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है बेटा ये, तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, y इंटू आई एफ लिखा इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ। क्यू इंटू आई एफ करके देखेंगे, क्यू पता है, आई एफ पता है, क्यू पता है, आई एफ पता है, तो ये आ जाएगा बी एक्स की पावर 4। इस कंडीशन करेंगे तो आ जाएगा, इसको पास करेंगे तो ये पहली इक्वेशन आ गई। क्लियर। और दूसरी इक्वेशन के लिए उसने एक इक्वेशन दे रखी थी, इसको यूज करेंगे, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट बी एंड सी। हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कैसे करेंगे, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहली बात, ये वाला जो कर्व है हम बना सकते हैं आराम से, है ना। 5x y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर, ये हमारे लिए नोन कर्व है ना, इट्स अ नोन कर्व टू अस। ठीक है, ये ग्राफ हम ऐसा बना सकते हैं। ओके ठीक है। अच्छा, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 9, ये भी हम बना सकते हैं, है ना, 2x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो कर्व कैसे जाएगा बेटा, ऐसे जाएगा। कैसे पता चला कि ऐसे जाएगा, वो आपको पॉइंट निकालने पड़ेंगे, वो हमने निकाले भी होंगे। ठीक है, देखिए बताता हूँ कैसे। देखिए पहले सबसे पहली बात, इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा, है ना। देखिए तो जब दोनों कर्व्स को सॉल्व करता हूं तो 5x स्क्वायर इक्वल टू मैं करूंगा 2x स्क्वायर प्लस 9 कर दिया मैंने। ठीक, तो यहां से x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आएगी। x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आने का मतलब है कर्व दो जगह पर कट करेगा। कर्व कितनी जगह पर कट करेगा, दो जगह पर कट करेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी 3x स्क्वायर इक्वल टू 9, x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √3। राइट, ठीक, तो दो जगह कट करेगा, एक प्लस √3 पर और एक माइनस √3 पर। राइट। अच्छा, दूसरी बात, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके तो ऊपर वाला है ना, इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला। ठीक है, मतलब इसके तो, इस वाले कर्व के तो ऊपर वाला और इस वाले कर्व के नीचे वाला, यानी ये एरिया हमें रिक्वायर्ड है। क्लियर है। ठीक है, तो ये आपको पिक्चर समझ में आ गई होगी। अब आपको एरिया निकालना है, क्योंकि सिमेट्री है, जितना एरिया यहां से लेकर यहां तक है बेटा, उतना एरिया यहां से लेकर यहां तक है। सिंपल सी गणित है, जितना एरिया यहां से यहां तक है उतना एरिया यहां से यहां तक है। तो 0 से लेकर √3 तक अपर माइनस लोअर। ठीक है, 0 से लेकर √3 तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व कौन सा है, अपर कर्व ये है। ठीक है, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो अपर माइनस लोअर 0 से लेकर √3 तक, और ट्वाइस कर देंगे क्योंकि जितना एरिया इस साइड है उतना एरिया इस साइड है। बस आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, और जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सिंपल सी इक्वेशन बन चुकी है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखिए उसने लिखा है क्वेश्चन नंबर 20 में कि लेट fx बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। बिल्कुल अच्छी बात है। f डैश x इक्वल टू f डैश 2 माइनस x लिखा है, f डैश x इक्वल टू f डैश 2 माइनस x लिखा है। देखिए अगर f डैश x इक्वल टू f डैश 2 माइनस x लिखा है तो सबसे पहले दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन करो। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। देखिए अगर f डैश x इक्वल टू f डैश 2 माइनस x लिखा है तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेशन करेंगे तो इस कंडीशन होगा fx, इस कंडीशन होगा f2 माइनस x, और माइनस भी आएगा क्योंकि माइनस x का माइनस 1 भी तो होगा, तो इस कंडीशन आएगा माइनस f2 माइनस x और प्लस में c आएगा। तो यहां से मुझे मिल चुका है ना, क्या मिला मुझे यहां से, मुझे मिल चुका है बेटा fx प्लस f2 माइनस x किसके बराबर है, c के। किसके बराबर है, c के। ठीक है, अब मुझे आपने वैल्यू दे रखी है, किस पर दे रखी है, 0 पर और 2 पर। तो मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन में x की जगह 0 रख दिया। इस एक्सप्रेशन में क्या रखा बेटा, x की जगह 0 रख दिया मैंने, x की जगह 0। और जैसे ही मैं x की जगह 0 रखूंगा तो f0 प्लस f2 इक्वल टू c, तो c इक्वल टू आ गया f0 प्लस f2 इक्वल टू c, और f0 की वैल्यू 1 है, f2 की वैल्यू e स्क्वायर है, तो c f0 की वैल्यू 1 है और f2 की वैल्यू e स्क्वायर है, तो c की वैल्यू आ गई 1 प्लस e स्क्वायर। आ गया। तो अल्टीमेटली पता है क्या हुआ, अल्टीमेटली मुझे ये पता चल गया कि ये एक्सप्रेशन जो आप देख रहे हैं ना, ये एक्सप्रेशन पता है किसके बराबर है, ये c के बराबर था, और c कितना आया, 1 प्लस ई स्क्वायर। बस अब एक छोटा सा काम करना था। क्या छोटा सा काम, ये करना था, छोटा सा काम ये करना था बेटा। अगर आप देखें तो अगर मेरे पास इस फंक्शन को मैं आई मानता हूं, मान लिया आई, ठीक है, किंग लगाइए, किंग, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, किंग, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, किंग, किंग लगाएंगे तो ये आ जाएगा, किंग लगाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, किंग लगाएंगे तो ये आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2i इक्वल्स टू 0 से लेकर 2 तक दिस प्लस दिस किसके बराबर है, 1 प्लस ई स्क्वायर के। बस इसके बाद मुझे कराने की जरूरत नहीं है, आगे आप लोग समझदार हैं। 1 प्लस ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, dx कंडीशन x हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 1 प्लस ई स्क्वायर। ठीक है, आंसर विल बी 1 प्लस ई स्क्वायर। हम चलते हैं इंटीजर टाइप पर। किस पर चलते हैं,
इंटीजर टाइप क्वेश्चंस पे। देखिए इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में जैसे क्वेश्चन मेरे पास आया है ना, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेटा यहाँ मॉड लगा हुआ है। जब भी मॉड आता है तो हमें दो केस बनाने पड़ते हैं, तो हमें यहाँ पर दो केस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, पहला केस जब x 5 से बड़ा है, जब x 5 से बड़ा है। देखिए जब x 5 से बड़ा है तो ये चीज प्लस के साथ ओपन होगी। किसके साथ ओपन होगी? प्लस के साथ। तो हमने इसको प्लस के साथ ओपन किया है ना, हमने इसके स्क्वायर को खोला, स्क्वायर खोल के हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, आराम से सॉल्व कर लें, कोई दिक्कत नहीं भाई। आपने x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, आपने इसको प्लस के साथ ओपन किया, प्लस के साथ ओपन करने पे यू गेट दिस इक्वेशन। ठीक है, इसके फैक्टर करेंगे, सीधाचारे लगाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आई थी x की, आ गई। बट द क्वेश्चन इज कि x जो आना चाहिए था वो 5 से ज्यादा आना चाहिए था, लेकिन यहां पर जो x आ रहा है ये दोनों के दोनों x जो आएंगे, चाहे आप माइनस साइन लेंगे तो नेगेटिव आएगा और प्लस साइन लेंगे तो जो भी x आएगा वो 5 से छोटा आएगा, 5 से बड़ा नहीं आएगा। तो हमें वो x सेलेक्ट करना था जो 5 से बड़ा हो, तो वो तो हमें मिलेगा नहीं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा इस पर्टिकुलर केस के लिए। लेकिन आप दूसरा केस बनाते हैं। ठीक, जब x 5 से छोटा लेंगे, जब x 5 से छोटा लेंगे, जब x 5 से छोटा लेंगे बेटा तो ये चीज माइनस के साथ ओपन होगी। किसके साथ ओपन होगी? माइनस के साथ। ठीक है, तो जब x 5 से छोटा लेंगे तो ये चीज किसके साथ ओपन होगी बेटा? माइनस के साथ। क्लियर, माइनस के साथ ओपन होगी, वापस इक्वेशन बनेगी है ना, वापस इक्वेशन बन गई, इस पर सीधाचारे लगाएंगे तो यहां से x की जो वैल्यू निकल कर आ रही है ये निकल कर आ रही है। नाउ द मोटो इज, अब हमें ये देखना पड़ेगा क्या ये वैल्यू 5 से कम है? यस, अगर x 5 से छोटा है तो क्या ये वैल्यू 5 से कम है? यस, ये दोनों की दोनों वैल्यूज 5 से कम है। इसका मतलब ये दोनों आंसर सही हैं। क्लियर, ये दोनों आंसर सही हैं। तो इसके दो सॉल्यूशंस आएंगे। तो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था तो आंसर होगा 2। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा लगा मुझे। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मैं कहूंगा इसको स्टार देना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन मतलब लॉजिकल, जेईई मेन के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। देखिए क्या है, मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। 3 लोग हैं ना, 3 लोग हमारे पास हैं, A B C, और 10 स्टूडेंट है हमारे पास, S1 से लेकर S10 तक। ओके, वो ये कहता है टू बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, मतलब जैसे 10 स्टूडेंट है उनको 3 ग्रुप में डिवाइड करने हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि हर किसी ग्रुप में एक एक बच्चा तो होगा ही होगा, एटलीस्ट 1 स्टूडेंट। मतलब A को भी एक बच्चा मिलेगा, B को भी मिलेगा, C को मिलेगा, और ये भी बोला है कि C जो है उसके बाद 3 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं हो सकते। C हैज एट मोस्ट 3 स्टूडेंट्स, तो C के बाद 3 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे देखते हैं। तो उसने पूछा है पॉसिबिलिटीज क्या है, तो देखने स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 पॉसिबिलिटीज हैं भाई। C के पास एटमोस्ट 3 स्टूडेंट आ सकते हैं, तो C के पास अगर एटमोस्ट 3 आते हैं तो या तो C के पास 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो C के पास 1 स्टूडेंट आएगा, या C के पास 2 स्टूडेंट आएंगे, या C के पास 3 स्टूडेंट आएंगे। अब पहला केस आता है, केस को समझना, फील करना, आंसर कैसा आ रहा है। देखो जब C के पास 1 स्टूडेंट आएगा तो दुनिया में बचे कितने? 9। कितने बचे? 9 स्टूडेंट। जब C के पास 1 स्टूडेंट आएगा तो 9 स्टूडेंट बचेंगे। उन 9 स्टूडेंट को मुझे A और B में डिस्ट्रीब्यूट करना है। करना है कि नहीं करना है? बिल्कुल करना है। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने? पहले तो मैंने एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया 10 में से C के लिए, 10 में से मैंने एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया C के लिए। ठीक है ना, 10 में से एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया C के लिए। अब बचे जो 9 स्टूडेंट हैं उनके पास 2 चॉइस है, या तो A में जाएं या B में जाएं। हर स्टूडेंट के पास 2-2 चॉइस है, हर स्टूडेंट के पास 2-2 चॉइस है। पहले स्टूडेंट के पास भी 2 चॉइस है, दूसरे वाले के पास भी 2 चॉइस है, तो हर किसी के पास 2-2 चॉइस है, तो 2 की पावर 9। लेकिन इसमें 2 केस ऐसे बने जिसमें सारे स्टूडेंट A पर चले गए या सारे स्टूडेंट B पर चले गए। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि दोनों को कम से कम एक स्टूडेंट तो मिलना ही था। तो चूंकि इसमें 2 सिचुएशन ऐसी बनेंगी जिसमें सारे स्टूडेंट या तो A को चले जाएं या सारे के सारे B को चले जाएं, तो वो कंडीशन आपको सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी। वही हमने लिखा है। ठीक है, लिख दिया। अब इधर आ जाइए, आगे चलिए। नेक्स्ट सिचुएशन क्या होती है भाई? C के पास 2 स्टूडेंट चले जाए। अगर C के पास 2 स्टूडेंट चले गए तो बचे 8, बचे 8 बचे। हर बच्चे के पास 2-2 चॉइस है, वो A के पास जाए या B के पास जाए, तो 2 की पावर 8। उसमें से 2 केस वो सबट्रैक्ट होंगे। 2 केस कौन से सबट्रैक्ट हो रहे हैं? एक केस ऐसा बनेगा सारे स्टूडेंट A के पास चले गए, B के पास कोई गया नहीं, और दूसरा केस जिसमें सारे स्टूडेंट B के पास चले गए, A के पास गए नहीं। वो दोनों केस हटाने पड़ेंगे क्योंकि हर किसी के पास एक बच्चा जाना जरूरी है। ठीक है, और लास्ट सिचुएशन सिंपल है, वापस 10 में से 3 स्टूडेंट C के पास चले गए, बचे 7 के पास वापस 2-2 चॉइस है, 2 की पावर 7 - 2, इसको ऐड कर लीजिएगा, यू विल गेट आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, शानदार, बढ़िया क्वेश्चन था। इसका ऐड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एक नॉर्मल क्वेश्चन है, पर हाँ कुछ बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं इसमें। ऐसे क्वेश्चन हम फंक्शन में पहले देख चुके हैं। देखिए, एक इक्वेशन आपको दे रखी है, इस इक्वेशन में आप x की जगह 1/x रखिए।
रख देंगे, x की जगह 1/x रखिए, ठीक है। तो x की जगह 1/x रखा आपने, रख दिया, x की जगह 1/x रखा, ये 1/x हो गया, ये x बन गया, ये 1/x हो गया, ये x बन गया, ठीक है। दो इक्वेशन बन गई, x की जगह 1/x रख दीजिए, रख दिया, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, जो हमने किया है ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब मैं ऐड करूंगा तो देखिए क्या होगा, AFX प्लस AF, तो A कॉमन आ गया, FX प्लस F 1/x बन जाएगा। अच्छा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो अल्फा कॉमन आ गया, F 1/x प्लस FX कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो FX प्लस F 1/x यहाँ भी आएगा, FX प्लस F 1/x यहाँ भी आएगा, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, A प्लस अल्फा। ऐड करना आता है सबको, जब ऐड करेंगे तो यहाँ से है ना, इन दोनों को ऐड करिएगा, A कॉमन आएगा, यहाँ पर दोनों में से अल्फा कॉमन आ जाएगा, और FX प्लस F 1/x कॉमन निकल कर आ जाएगा, ये ऐड आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी ऐड कर लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, BX B 1/x x प्लस 1/x बीटा x ही, तो ये आ जाएगा। क्लियर? अब बस क्वेश्चन खत्म। करना क्या है, सीधी सी बात है, इसको अपॉन में ले जाइए, इसको उठा के अपॉन में ले गए, है ना, तो दिस अपॉन दिस, इसको उठा के अपॉन में ले गए। अच्छा, बराबर में क्या आएगा बेटा, देखो अच्छे समझना है ना, ये चीज डिवाइड बाय ये चीज, तो ये आ गई, बराबर में क्या बचा, b प्लस बीटा अपॉन a प्लस अल्फा, ठीक है। और b प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2, a प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1, आंसर कितना आएगा, 2। करेक्ट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द वेरिएंस ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, 10 नेचुरल नंबर्स का जो वेरिएंस है वो लेस देन इक्वल टू 10 है। इस लेस देन 10 है क्या, चलिए, तो वेरिएंस ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स इज लेस देन 10। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और वो ये कह रहा है कि ये लेस देन 10 के बराबर है। क्लियर, लिख लेते हैं भाई, कैसे लिखा, देखिए लिखा हुआ है फॉर्मूला, ठीक है ना, ओके। अच्छा, एक्स बार बोलो या समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन बोलो, एक ही बात है। तो एक्स बार का स्क्वायर बोलो या इसका स्क्वायर बोलो, एक ही बात है, राइट, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके सामने ये लिखा हुआ था, ये लेस देन 10 लिखा हुआ है, एक्स बार का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, आगे देखिए। अच्छा, अब आपके पास नंबर कौन कौन से, देखिए 111 9 बार आ रहा है और 10वां नंबर के है, 111 9 बार आ रहा है, 10वां नंबर के है, तो 1 का स्क्वायर करते जाएंगे, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 9 आएगा, 9 प्लस के स्क्वायर, ठीक है ना। तो समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 9 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय एन कितना हुआ, 10। इधर आ जाए, समेशन ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स का मतलब होता है बेटा x1 प्लस x2, है ना, ऐसे होता है, ऐसे होगा, ठीक है। तो समेशन ऑफ एक्स का मतलब x1 प्लस x2, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 कितनी बार आएगा, 9 बार, 9 प्लस के अपॉन 10 का स्क्वायर, 9 प्लस के अपॉन 10 का स्क्वायर लेस देन 10, ये आपने बना लिया होगा आराम से। बस इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन करनी है, कैसे, आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 100 आएगा, एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन 10 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और 100 जो आया था उधर चला जाएगा, ठीक है। तो 100 एलसीएम आएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको ओपन सॉल्व करिए, तो आप सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी, बन गई। इसमें से 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेते बनेगा k-1 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, k-1 का स्क्वायर, यानी k-1 का स्क्वायर जो आएगा वो लेस देन 1000/9 आएगा, आ गया, ठीक है। और k-1 का स्क्वायर अगर लेस देन 1000/9 आएगा तो 1000 का अंडर रूट कितना होगा, 10√10/3, 10√10/3, तो k क्या आ गया बेटा, तो k आ गया 10√10/3 + 1, ओके। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10√10 कितना होगा, 30 पॉइंट समथिंग, 30 पॉइंट समथिंग को 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 पॉइंट समथिंग, 10 पॉइंट समथिंग में 1 ऐड करेंगे तो 11 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग से अगर हमें चाहिए k अगर मेरा लेस देन 11 पॉइंट समथिंग है, अगर k मेरा लेस देन 11 पॉइंट समथिंग है, मान लो 2 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा k का, 11 आएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k क्या आएगी, इंटीग्रल वैल्यू 11 आएगी, तो आंसर इज 11। इस पर आइए, क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक लाइन की क्वेश्चन दे रखी है, लाइन की क्वेश्चन दे रखी है, हमने लाइन की क्वेश्चन लिखी हुई है, ये लीजिए लाइन की क्वेश्चन लिख ली सिमेट्रिक फॉर्म में, लाइन की क्वेश्चन लिख ली हमने सिमेट्रिक फॉर्म में, ओके। तो लाइन की क्वेश्चन दे रखी है x माइनस लैम्डा 2y माइनस 1 और माइनस 2z, इसको हमने सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज कर लिया। अच्छा, इधर आ जाइए, अच्छा इस वाली लाइन के ऊपर आ जाइए, इस वाले को भी हम सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, है ना। तो इसको हमने सिमेट्रिक फॉर्म में ऑलरेडी है, ये इसको ऑलरेडी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिमेट्रिक फॉर्म में है ये, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को मैंने ना नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको नीचे 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन ये बन गई,
कोई बच्चा यहाँ से काम चलाना चाहे तो भी चलेगा, कोई बच्चा यहाँ से काम चलाना चाहे तो भी चलेगा, ठीक है, एक ही बात है। इस आपने कर लिया होगा, मैं मानता हूँ इतना काम आपने कर लिया होगा। इसको सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज करना इट्स नॉट अ बिग डील, है ना। तो ये हो गया, और ये आपने ऑलरेडी सिमेट्रिक फॉर्म में है ही। दो इक्वेशन आपके पास है, ठीक। अब वो आपसे कहता है, ठीक, अब वो आपसे कहता है ये दो स्क्यू लाइन से जिनके बीच की डिस्टेंस निकालो। ओके, मैं आपको बताऊं, अगर एक लाइन मेरे पास a1 प्लस लैम्डा b1 है, ठीक है, और दूसरी लाइन मेरे पास a2 प्लस म्यू b2 है, तो स्क्यू लाइन्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है बेटा? इनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 b1 b2 का बॉक्स अपॉन नीचे कितना आएगा b1 क्रॉस b2 का मॉड, और ये पूरे का मॉड। ये फॉर्मूला होता है स्क्यू लाइन्स के बीच की डिस्टेंस निकालने का, ठीक है। तो a1 और a2 तो बेटा फिक्स पॉइंट होते हैं लाइन पर, तो वो आपको पता ही है, ठीक है। a1 a2 तो फिक्स पॉइंट है लाइन पर, वो आपको पता ही है। आगे बढ़िए। अच्छा, और क्या बचा? b1 b2, तो b1 b2 आपको पता ही है। देखिए b1 b2 क्या है, तो ये बेटा b1 b2 हो गया, b1 हो गया 2 1 माइनस 1, ठीक है। b2 कितना हो गया बेटा? b2 हो गया 1 1 और 1, तो b1 पता है, b2 पता है, करेक्ट, b1 पता है और b2 पता है, ठीक है। b1 इज नोन टू अस, b2 इज नोन टू अस, दोनों में पता है, बिल्कुल पता है। पॉइंट पता है, ठीक है, फॉर्मूला पता है। आपको करना है क्या? सिर्फ सॉल्व करना है, सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या मुझे पॉइंट्स पता चल गए? a1 a2 पता चल गए, यस। क्या मुझे b1 b2 पता चल गए? यस। इसको उठा के रख दीजिए। आप सिंपल डिटर्मिनेट सॉल्व करना है, ठीक है। बॉक्स का मतलब डिटर्मिनेट होता है, वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये हमने सॉल्व किया है, ठीक है। लास्ट में इसका मॉड ले लेंगे, तो आपको वैल्यूज रखनी है, इस डिटर्मिनेट को सॉल्व करना है। सॉल्व करके किसके इक्वल करना है? √7/2√2 के इक्वल करना है। किसके इक्वल करना है? √7/2√2 के इक्वल करना है। क्लियर? इसको इक्वल कर दीजिएगा, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू, मॉड लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो उसको थोड़ा सिंपल तरीके से भी हम कर सकते थे। एक तरीका तो ये है जो हमने दिखा रखा है ना, ये हमने कन्वर्ट करके किया है आर, है ना, इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके किया है आर ई की पावर एटा थीटा में। एक तरीका तो आप इसमें भी कन्वर्ट करके कर सकते थे, ठीक है ना। हमने क्या किया बेटा? इस एक्सप्रेशन को आर ई की पावर एटा थीटा में कन्वर्ट किया, इस एक्सप्रेशन को आर ई की पावर एटा थीटा में कन्वर्ट किया, इन सबको आर ई की पावर एटा थीटा में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो एक तरीका तो है कि हम चारों को आर ई की पावर एटा थीटा में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। आर आप समझते हैं क्या होता है ना। जैसे इसका आर कितना आएगा बेटा? इसका आर तो 2 आ जाएगा, है ना, आर तो 2 आ गया, है ना, आर तो 2 आ गया इसका, ठीक है। और थीटा निकालना आपको आना चाहिए, थीटा आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। जैसे इस एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका थीटा जो आएगा, है ना, जो आर्गुमेंट इसका आएगा पाई माइनस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, तो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस tan इनवर्स √3, यानी पाई माइनस पाई/3 2 पाई/3, राइट। इस तरह से हमने कन्वर्ट किया है इसको, है ना, इस तरह से सारा एक्सप्रेशन को कन्वर्ट किया। एक तरीका और है ना, तो आप यहां तक पहुंच जाएंगे, 0 आ जाएगा। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, एक तरीका और है, इसको देखिएगा। ये जो चीज लिखी हुई है हम जानते हैं -1 प्लस r/√3/2 जो होता है बेटा ओमेगा होता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा -1 प्लस r/√3 इक्वल्स टू 2 ओमेगा, ठीक है। अच्छा, -1 माइनस r/√3/2 जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 1 प्लस √3 आयोटा बराबर आएगा बेटा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। आगे आप देखिए क्या होगा। तो मैं यहाँ रख रहा हूँ, है ना, इसकी जगह मैं रखूंगा 2 ओमेगा की पावर 21, क्या रखूंगा? 2 ओमेगा की पावर 21। तो इसकी जगह रखूंगा 2 ओमेगा की पावर 21, तो 2 की पावर 21 आएगा, और ओमेगा की पावर 21 1 हो जाएगा। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, प्लस, है ना। इसकी जगह रखूंगा मैं, इसकी जगह रखूंगा बेटा -2 ओमेगा स्क्वायर, तो -2 की पावर 21, -2 की पावर 21 क्या होगा? ये आएगा, और साथ में ओमेगा स्क्वायर की पावर 21 वापस 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, नीचे आ जाइए, ये 1 माइनस आइटा की पावर 24 लिखा हुआ है, 1 माइनस आइटा की पावर 24 लिखा हुआ है। अगर इस 1 माइनस आइटा की पावर 24 को मैं ऐसे लिख लूं, पहले 1 माइनस आइटा का स्क्वायर निकाल लेता हूं, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 आइटा, ठीक है। और इस -2 आइटा की पावर मैं ले लेता हूं 12, तो ये आएगा 2 की पावर 12 आएगा, और साथ में -1 आएगा, आइटा की पावर 12 आएगा, यानी 1 आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्लियर, समझ में आ गया? इसकी वैल्यू आ जाएगी, श्योर। इधर आ जाइए। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस आइटा की पावर 24, है ना। 1 प्लस आइटा की पावर 24 कितना होगा? 1 प्लस आइटा की पावर 24 अगर हम निकालेंगे तो पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ये 2 आइटा आएगा, ये 2 आइटा आएगा, ठीक है। अच्छा, 1 प्लस आइटा की पावर स्क्वायर आएगा। अच्छा, 1 प्लस आइटा की पावर, अच्छा 24 अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 2 आइटा की पावर 12, तो ये भी आएगा 2 की पावर 12। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बेटा ये है कि इन दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम आ रहा है,
इन दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम आ रहा है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम ही आ रहे हैं, 2 की पावर 12 इंटू 1 और इसका भी 2 की पावर 12 आ रहा है, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, तो इनको ऐड कर दीजिए और ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दो चॉइस थी, आप जैसे भी करना चाहें, किसी ने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से किया है तो भी ठीक है, और अगर आपने आर ई की पावर आइटा थीटा मान के किया है तो भी ठीक है, राइट। हमने आर की पावर आइटा थीटा से किया तो भी ठीक है, वैल्यू 0 ही आनी है, तो अल्टीमेटली एन की वैल्यू 0 आ जाएगी। और एन की वैल्यू 0 आती है, क्वेश्चन में क्या है देखिए, उसने बोला एन इक्वल्स टू एन 0 आ गया। ओके चलिए आगे क्या बोलता है, ये अपने पास ये के था बेटा, के आ गया 0, के 0 आ गया, इसका मतलब एन 0 आ गया है ना, के 0 आ गया इसका मतलब एन 0 आ गया। तो k की वैल्यू 0 आते ही n 0 आ गया, और n 0 आते ही क्वेश्चन क्या बचेगा, 0 से लेकर 5 तक, और यहाँ बचेगा 0 से लेकर 5 तक। क्वेश्चन बचेगा 0 से लेकर 5 तक और 0 से लेकर 5 तक। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या बच गया बेटा, 0 से लेकर 5 तक और 0 से लेकर 5 तक। अब मैंने वैल्यू रखना चालू किया, 0 1 2 3 ऐसे रखना चालू किया, तो 0 रखूंगा तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर ऐसे रखेंगे। अच्छा ये आ गया, इधर आ जाइए, यहाँ पर भी 0 रखना चालू करूंगा तो ये आ जाएगा। क्लियर, हमने रख लिया वैल्यू, तो हमने वैल्यू रखना चालू किया 0 1 2 3। अब उसके बाद मैंने क्या करा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहां से है ना 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ऐड कर दिया। तो इस एक्सप्रेशन में मैंने क्या ऐड कर दिया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐड कर दिया, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहां पर भी मैंने क्या किया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐड कर दिया, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, 1 प्लस 2 प्लस 3 4 ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसकी वैल्यू हमें निकालना आता है। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू निकालोगे फॉर्मूले से, है ना, कौन से फॉर्मूले से, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 से, और आप इसकी वैल्यू निकालोगे किससे, n इंटू n प्लस 1/2 से। क्लियर, तो आपने इस पे फॉर्मूला लगाया, इसकी वैल्यू निकाली, इसका सम आप डायरेक्ट लिख सकते थे, इस पे आपने फॉर्मूला लगाया, इसकी वैल्यू निकाली, इसका डायरेक्ट सम आप लिख सकते थे। दोनों वैल्यूज को रखेंगे, आंसर आएगा 310। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है कह सकता हूं, बाकी क्वेश्चन ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इंटीजर टाइप का है। बेटा लेट ए पॉइंट P सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 5,0 इज थ्राइस द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द पॉइंट -5,0। वो क्वेश्चन में आपसे सिंपल से एक बात कहता है कि एक पॉइंट मेरे पास है P इस तरह से है कि उसकी डिस्टेंस 5,0 से जो डिस्टेंस है वो -5,0 से डिस्टेंस का थ्राइस है। सिंपल सी बात है, मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई पॉइंट P हमारे पास है H, K, ओके, और ये दो पॉइंट हमारे पास एक A है और एक B है। ठीक है, तो A जो पॉइंट है वो तो बेटा अपने पास 5,0 है ना। अच्छा B जो पॉइंट है वो मेरे पास क्या है, -5,0 है। तो वो आपसे क्वेश्चन में कहता है कि इस पॉइंट की इससे जो डिस्टेंस है वो इससे डिस्टेंस का थ्राइस है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि जो PA है वो किसके बराबर है बेटा, PA जो है वो 3 टाइम्स ऑफ PB के बराबर है। समझ में आ गया, PA जो है वो 3 टाइम्स ऑफ PB के बराबर है। ठीक, तो यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लगाया है, जो PA है वो 3 टाइम्स ऑफ PB के बराबर है, यानी PA स्क्वायर इक्वल टू 9PB स्क्वायर। तो एक सिंपल ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। PA स्क्वायर आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, PB स्क्वायर आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें, ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से हम PA निकाल लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम PB निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा बेटा h-5 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ h प्लस 5 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। राइट है, इसको सॉल्व करेंगे तो h स्क्वायर 9 बार आएगा, तो यहाँ से h स्क्वायर एक बार 8h स्क्वायर बचेगा, 8k स्क्वायर बचेगा। क्लियर, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 10 90h और 90h, और ये बचेगा माइनस का 10h 100h बचेगा, और प्लस आपके पास बचेगा 25 इंटू 9 है ना, वो बचेगा 2 to 5 में से 25 गया तो 200। तो बेसिकली ये इक्वेशन मेरी आ जाएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चीज़ों को सिर्फ समझे अच्छे से कि हमें क्या समझना है, क्या करना है। PA इक्वल्स टू उसने बोला है 3 टाइम्स ऑफ PB, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका लोकस निकालना है, लोकस का मतलब होता है H और K को X और Y से रिप्लेस करना। ठीक है, तो इसको आप X और Y से रिप्लेस कर दीजिए, X और Y से रिप्लेस करते ही ये सर्किल की इक्वेशन आ गई है। राइट है, मैंने क्या करा, सर्किल की इक्वेशन निकालने के लिए हम x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को 1 बना लेते हैं। तो मैंने x स्क्वायर y स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बना लिया ताकि हमें रेडियस निकालने में या सेंटर निकालने में कोई तकलीफ ना हो। क्लियर, चलिए यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे भाई, उसने पूछा है कि इसकी रेडियस निकालनी थी, तो हमने रेडियस निकाली। रेडियस क्या होती है भाई, तो रेडियस होती है बेटा अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये रेडियस होती है। बस, तो हमें रेडियस निकालनी है, तो g कितना है, g है 25/4, g कितना है 25/4। ठीक है, f कितना है 0, और c कितना है, c है 25। ठीक है, तो अगली स्टेप में हमने किया भी होगा इसको। ठीक है, हमने लिखा रखा है c अपने पास है -25/4, तो रेडियस हो गई कितनी, रेडियस ये स्क्वायर लिखा है ना, हमने क्या लिखा है, ये r लिखा है ना, ये r लिखा है, और आगे क्या लिखा हुआ है, r स्क्वायर लिखा हुआ है।
ठीक है ना, आर स्क्वायर लिखा हुआ, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी 225/16, ठीक। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू निकल कर आ रही है बेटा वो आ रही है 225/16 आ रही है। आपको 4r स्क्वायर चाहिए था, ठीक है, तो 4r स्क्वायर की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो 4 उधर चला जाएगा, तो 225 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 56.25 आगे, ठीक है। अब चूंकि इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था तो इंटीजर वैल्यू आपको देनी थी, तो इसको राउंड ऑफ किया गया और राउंड ऑफ करने के बाद इसकी वैल्यू दी गई है 56, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 56 आफ्टर राउंड ऑफ, ठीक है। तो इसका आंसर देंगे हम आफ्टर राउंड ऑफ 4r स्क्वायर इक्वल टू 56, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ना दो सीरीज आपको दे रखी है, एक जैसे ये क्वेश्चन है ना, देखिए ये पार्ट है, इसको समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 10ci लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 15ck-i लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है और है ना, आई कहाँ से चालू हो रहा है बेटा, आई चालू हो रहा है 0 से लेकर k तक, ये लिखा हुआ है। तो i को 0 से लेकर k तक 10ci और 15ck-i, ये क्वेश्चन है ना। सेम इसी तरह का दूसरा पार्ट होगा, तो पहले मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करूंगा, फिर मैं दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करूंगा, राइट। इसको हमने सॉल्व करना चालू किया तो ये क्या बनेगा बेसिकली, ये बनेगा 10c0, ठीक है, ये बनेगा 15ck प्लस ये बनेगा 10c1, है ना, ये बनेगा 15ck-1, ऐसे चलते जाएंगे और लास्ट में बेटा क्या आएगा, लास्ट में मेरे पास आएगा 10ck और ये आएगा 15c0, ये अपने पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो 10c0 15ck, 10c1 15ck-1, ये सीरीज बन गई एक्चुअली। अगर आप इन दोनों का सम निकालें, है ना, 0 और k, इन दोनों का सम क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी दोनों का सम दिख रहा होगा आपको, क्या आएगा, ठीक है ना। इन सब का सम कितना आ रहा है बेटा, इन दोनों का सम क्या आ रहा है। तो बेसिकली क्या करेंगे हम, दो सीरीज लेंगे, एक 10 वाली और एक 15 वाली, राइट। तो देखिए मैंने एक 10 वाली सीरीज लिखी है, 1 + x की पावर 10 वाली सीरीज लिखी है, एक 15 वाली सीरीज लिखी है, ओके। फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आप पीछे जाऊँ तो मुझे क्या चाहिए, 10c0 के साथ मुझे 15ck चाहिए, तो 10c0 के साथ अगर 15ck चाहिए तो 10c0 के साथ अगर 15ck चाहिए तो साथ में क्या आएगा, x की पावर k, क्लियर। अगला क्या चाहिए, अगला चाहिए मुझे 10c1 × 15ck-1, 10c1 × 15ck-1, ये चाहिए। तो साथ में क्या आएगा भैया, साथ में आएगा x की पावर k, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में क्या आएगा, x की पावर k। तो बेसिकली जो मुझे रिक्वायर्ड है वो क्या है, जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 1 + x की पावर 25 में मल्टीप्लाई करने का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भैया। 1 + x की पावर 25 में किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर k का कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है। तो 1 + x की पावर 25 में किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर k का कोफिशिएंट चाहिए। तो जो टर्म रिक्वायर्ड है दैट टर्म इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस टर्म इज रिक्वायर्ड, ये जो टर्म मुझे चाहिए थी किसका कोफिशिएंट है, x की पावर k का, ठीक है। तो मुझे निकालना है 1 + x की पावर 25 में x की पावर k का कोफिशिएंट, पक्का। और 1 + x की पावर 25 अगर आपके पास लिखा हो और उसमें आपसे पूछा जाए x की पावर k का कोफिशिएंट बनाओ तो क्या होगा भैया, ठीक है, 25ck, ऑब्वियस बात है 25ck, ठीक है, समझ में आ गया। तो x की पावर k का कोफिशिएंट होगा 25ck, समझ में आया, ये आंसर आ गया इस वाले पार्ट का। अब हम वापस आते हैं, देखिए इस वाले पार्ट को अगर मैं देखूं तो क्या लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ बेटा 12c0 13ck+1, ठीक है, प्लस 12c1, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है 13c, ठीक है, k, ओके। ऐसे चलते जाएंगे, लास्ट में कितना आएगा, लास्ट में अपने पास आएगा 12ck+1 आएगा और 13c, है ना, 13c0 आएगा, है ना। अब वापस देखिएगा, आपने ध्यान दिया हो तो पिछली बार क्या आ रहा था, इन दोनों का सम k आ रहा था, इन दोनों का सम k आ रहा था, इन दोनों का सम k आ रहा था, यहाँ भी दोनों का सम k+1 आएगा, फिर यहाँ पर k+1 आएगा, यहाँ पर k+1 आएगा, क्लियर आएगा कि नहीं आएगा। तो वहां पर k आ रहा था तो हमने x की पावर k का कोफिशिएंट निकाला था, किसमें निकाला था, 1 + x की पावर 25 में। दो अलग अलग सीरीज लिखी थी, एक 10 वाली लिखी थी, एक 15 वाली लिखी थी, एक 10 वाली लिखी थी, एक 15 वाली लिखी थी, दोनों को मल्टीप्लाई करा और x की पावर k का कोफिशिएंट निकाला था। यहाँ पर भी हम दो सीरीज लिखेंगे, एक 12 वाली लिखेंगे, एक 13 वाली लिखेंगे, एक 12 वाली लिखेंगे और एक 13 वाली लिखेंगे, ठीक है ना। दो सीरीज लिखेंगे हम, एक 12 वाली एक 13 वाली, यानी एक सीरीज लिखूंगा मैं 1 + x की पावर 12 की, करेक्ट, और एक सीरीज लिखूंगा मैं 1 + x की पावर 13 की, दो अलग अलग सीरीज लिखूंगा, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे मैंने पहले वाले के लिए लिखा है, राइट। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 1 + x की पावर 25। वापस जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 + x की पावर 25 बनेगा। पर कोफिशिएंट किसका निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है मुझे k+1 का, कोफिशिएंट किसका निकालना है,
k+1 का, ठीक है। तो मुझे किसका कोफिशिएंट चाहिए, मुझे चाहिए 1 + x की पावर 25 में, 1 + x की पावर 25 में मुझे किसका कोफिशिएंट चाहिए, मुझे x की पावर k+1 का कोफिशिएंट चाहिए। और x की पावर k+1 का कोफिशिएंट क्या होगा, 25c k+1, 25c k+1, ठीक है, 25c k+1, ओके। 1 + x की पावर 25 में x की पावर k+1 का कोफिशिएंट क्या होता है, 25c k+1। अब आप इधर आ जाओ बेटा, ठीक है। तो अब क्या हुआ बेटा, इसका आंसर तो आया, इस वाले पार्ट का तो 25c k, इस वाले पार्ट का आंसर आया 25c k+1, है ना, ठीक है। वापस चलो आगे, देखिए इसका आंसर आया था 25c k और इसका आंसर आया 25c k+1। और एक प्रॉपर्टी होती है मैथ्स में, NCR प्लस NCR - 1 इक्वल्स टू होता है बेटा n+1 CR, ओके। तो इस प्रॉपर्टी से 25c k प्लस 25c k+1 को लिख सकते हैं 26c k+1, राइट, ये लिख सकते हैं। आगे अब यहाँ आने के बाद देखिए क्वेश्चन जब NT ने दिया तो उसमें गड़बड़ उन्होंने कर दी। अगर वो आपसे पूछते कि इस बाइनोमियल कोफिशिएंट के मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए k फाइंड आउट करो, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि बाइनोमियल कोफिशिएंट के मैक्सिमम होने के लिए k फाइंड आउट करो, तो हम क्या करते, हम बोलते भाई NCR जो होता है वो मैक्सिमम कब होता है, अगर n even हो, तो r मस्ट बी n/2, n even हो तो r मस्ट बी n/2। मैक्सिमम होने के लिए NCR में अगर n even है तो r मस्ट बी n/2 कम होना चाहिए, अगर आपसे पूछा जाता मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पूछते कि इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट मैक्सिमम क्या होगा, तो मेरा आंसर होता है भाई r, है ना, r का मतलब k+1 इक्वल्स टू n/2 यानी 13, यानी k की वैल्यू 12 होती, k की वैल्यू 12 होती। लेकिन ये तब होती ना जब आप क्वेश्चन में लिखते, क्वेश्चन में क्या लिखते, आपने तो बोला है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सम एग्जिस्ट, आपने तो ये क्वेश्चन बोला, आपने ही नहीं बोला, आपको ये बोलना था क्वेश्चन में कि k की किस वैल्यू के लिए जो बाइनोमियल कोफिशिएंट आएगा वो मैक्सिमम होगा, वो आपने बोला ही नहीं। आपने तो क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सम एग्जिस्ट। अब आपने k पे कोई कंडीशन दी नहीं, और चूंकि आपने k पर कोई कंडीशन नहीं दी तो NCR इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, समझ में आ गया। तो आपके पास ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा, दैट्स व्हाई k इज अनबाउंडेड, सो मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। तो दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन हमने बोनस किया है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर वो बोलता कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, इस बाइनोमियल कोफिशिएंट की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आंसर विल बी 12, पर आप ऐसा उसने बोला नहीं, उसने बोला कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k बताओ जिसके लिए एग्जिस्ट करेगा, दैट्स व्हाई k पर कोई लिमिट नहीं है। तो आंसर इज, हमारा जो आंसर आएगा इसका वो अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड होने का मतलब आंसर इज बोनस, राइट। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बोनस कर दिया गया है NTA द्वारा भी और हमारे द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 65/12। जीपी की जो चार टर्म्स है उनका सम 65/12 है और उनके रेसिप्रोकल्स का सम 65/18 है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 टर्म्स मैंने ये मानी है, आप अपॉन में भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन 4 टर्म्स का सम मेरे को दे रखा है 65/12, इन चारों का सम दे रखा है 65/12 और इनके रेसिप्रोकल्स का सम दे रखा है 65/18, क्लियर। तो ऊपर वालों को सम दे रखा है 65/18, 12 और इनके रेसिप्रोकल्स का सम दे रखा है, क्लियर। अब क्या करेंगे भैया, यहाँ पर मैं एलसीएम लूंगा, यहाँ पर मैं क्या लूंगा, एलसीएम, ठीक है। जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या होगा, AR3, एलसीएम क्या होगा, AR3, एलसीएम क्या होगा, AR3, तो ये बन जाएगा, बन गया ये लीजिए बन गया, ठीक है ना। एलसीएम लेने का ये बन जाएगा। अब आप एक बात सोच के बताओ, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इक्वेशन नंबर 2 ये रही, ठीक है, डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, a कॉमन आएगा इसमें, है ना। तो यही तो लिखा हुआ A1 + R + R² + R3, है ना। ये किसके बराबर लिखा हुआ है, ये 65/12 के बराबर लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है। तो अगर इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा भैया, दिस अपॉन दिस कर रहा हूं, तो a ऊपर चला जाएगा, ये सब तो कट जाएगा, A² R3 बचेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या बचेगा, 10 अपॉन 10 करेंगे तो यहाँ 18/12 यानी 3/2 बचेगा। तो यानी A² R3 की वैल्यू 3/2 आ गई, A² R3 की वैल्यू अगर 3/2 आ गई तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या चाहिए भाई, है ना। अच्छा A² R3 की वैल्यू आ गई 3/2, इधर आ जाइए, क्वेश्चन में और कुछ भी दे रखा है, यस उसने लिखा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी है बेटा, AR और AR² है, इनका प्रोडक्ट बताओ कितना हुआ, इनका प्रोडक्ट हुआ A² R3, ये किसके बराबर दे रखा है, 1 के, किसके बराबर दे रखा है, 1 के, किसके बराबर दे रखा है, 1 के, ठीक है। इनका प्रोडक्ट 1 के बराबर दे रखा है। अब इधर आ जाइए, हमने A² यहाँ पे गड़बड़ कर दी हमने बेटा, ये A³ R³ आएगा, सॉरी, है ना, A³ R³ 1 दे रखा है, ठीक है। इन तीनों का प्रोडक्ट आएगा A³ R³ 1 दे रखा है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए A² R³ की वैल्यू 3/2 है,
ठीक है, ए क्यूब आर क्यूब की वैल्यू 1 दे रखी है, ए क्यूब आर क्यूब की वैल्यू 1 दे रखी है और ए स्क्वायर आर क्यूब की वैल्यू 3/2 आई है, तो यहां रख देते हैं ना, यहां रख देते हैं। तो ए इंटू ए स्क्वायर आर क्यूब इक्वल टू 1 और इसकी वैल्यू 3/2 है, तो ए आ गया ना 2/3, ये आ गया ना 2/3 आ गया। और ए पता है तो काम खत्म, यहाँ उठा के रख दो, ए पता है तो काम खत्म, यहाँ उठा के रख दो। ए की वैल्यू अगर 2/3 आ गई है उसको उठा के यहाँ रख दो तो आर आ जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू 2/3 उठा के यहाँ रख दो तो यहाँ से हमें आर मिल जाएगा और आर मिल गया, ये लिए ए पता है, आर पता है, क्या चाहता है वो आपसे पूछ लेते हैं। क्या चाहता है भाई? थर्ड टर्म चाहता है वो। थर्ड टर्म का मतलब आपसे ए आर स्क्वायर चाहता है, ठीक है बेटा। तो ए पता है, आर पता है, उठा के रख दीजिए, है ना। तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा? ए की वैल्यू आई है 2/3, आर की वैल्यू कितनी आई है? आर की वैल्यू आई है 3/2। पूछा क्या है आपसे? आपसे पूछा है बेटा ए आर स्क्वायर की वैल्यू, ए और आर स्क्वायर रख देना, अल्फा आ जाएगा और अल्फा आ जाएगा तो 2 अल्फा आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस नॉर्मल एंड द टेंजेंट टू द सर्किल एट द पॉइंट इज देन ए, देन द आंसर इज 24। ये पूछा आपसे, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये पिक्चर आपके सामने बनाई हुई है ना। इस क्वेश्चन क्या हुआ, हमने बोनस किया, बताता हूँ क्यों। देखिए, है ना, देखिए आपने बोला कि 5,7 पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया। चलिए, तो 5,7 पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया और 5,7 पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, राइट है। तो आपके सामने क्या होगा भाई, टेंजेंट की इक्वेशन में लिख सकता हूँ, नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ बताता हूँ मैं आपको। जैसे मुझे पी पर नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी थी, तो पी पर नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखूंगा? देखिए, आपने बोला, ठीक, आपसे बोला गया है कि हाँ भाई, देखिए आपसे बोला गया है कि सर्किल है, ठीक है ना। अब देखिए सर्किल का सेंटर क्या है? सेंटर है बेटा 2,3, है ना। अब हम लोग जानते हैं सर्किल में कोई भी ड्रॉ किया गया, है ना, सर्किल के अंदर हम कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो सर्किल के सेंटर से पास होता है, ठीक। तो आपने 5,7 पॉइंट लिखा है, 5,7, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, 5,7 पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और 5,7 पर ही नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो जो नॉर्मल जाएगा बेटा वो सर्किल के सेंटर से पास होगा। और चूंकि ये सर्किल के सेंटर से पास होगा तो इसका जो स्लोप है हम लिख सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो नॉर्मल की इक्वेशन मैंने लिखी है 2 पॉइंट फॉर्म से, ये लिखी है आपके सामने, y - 7, ये सब हमने लिखा हुआ 7 - 3/5 - 2 x - 5, तो ये अपने पास आ गई नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक है। सारे बच्चे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टेंजेंट की बात करता हूं मैं, ठीक है। टेंजेंट की बात करता हूं तो देखिए इस लाइन का स्लोप आ चुका है, तो नॉर्मल का स्लोप कितना है बेटा? तो नॉर्मल का जो स्लोप आया है मेरे पास आया है 4/3, तो टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा? -3/4। टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा? -3/4। और टेंजेंट किस पॉइंट से पास हो रहा है? 5,7 से, ठीक है। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है मुझे पी पर, है ना। पी पॉइंट कितना है? 5,7, तो 5,7 पे टेंजेंट निकालना है और स्लोप पता ही है, तो लिख लेते हैं। तो हमने इक्वेशन लिख ली, क्या लिखी भाई? y - 7 x - 5, है ना, और स्लोप आपको दे रखा है -3/4, तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, ये लीजिए सर, ठीक है। तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब आपको एरिया निकालना था, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए, जब आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली और नॉर्मल की इक्वेशन निकाली, टेंजेंट की इक्वेशन आपकी आ रही है 3x + 4y = 43, ओके। और नॉर्मल की इक्वेशन आ रही है बेटा आपकी 4x - 3y + 1 = 0। आगे सामने आप देखो क्या होगा, ठीक। अब आपको एरिया निकालना था, कौन सा एरिया निकालना था मैं आपको बताता हूँ। एरिया आपने निकाला ये वाला एरिया, ना, ये वाला एरिया आपको निकालना था, ठीक है, निकालना था, अपन ने एरिया निकाला। तो भाई ये वाला पॉइंट कौन सी? एक्स एक्सिस पर y0 हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे y0 होगा तो यहाँ y0 करूंगा तो पॉइंट आएगा -1/4। तो m पॉइंट कितना आ गया? m पॉइंट आ गया बेटा -1/4, 0, ठीक है। n पॉइंट निकाल लेते हैं। n पॉइंट कौन सा है? ये वाला, है ना, ये टेंजेंट वाला पॉइंट है। एक्स एक्सिस पे y0, एक्स एक्सिस पे y0 करेंगे तो ये पॉइंट आएगा बेटा 43/3, 0, ले लीजिए, ठीक है। तो m पॉइंट हमें पता है, n पॉइंट हमें पता है, ठीक है। एरिया लिखना तो एरिया बहुत आसान है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस तो हमारा आ ही जाएगा ना भाई, हमें m पता है और हमें n पता है तो बेस तो आ ही जाएगा, तो बेस हम निकाल लेंगे। बेस को लेके कोई लड़ाई थी नहीं। और हाइट हम लिख सकते हैं, हाइट आपको पता ही है, क्लियर। तो हाइट 7 है ऑलरेडी भाई, 5,7 अगर ये पॉइंट है तो हाइट कितनी हो गई? 7। तो चूंकि ये पॉइंट 5,7 था तो हाइट हो गई 7, और ये दोनों पॉइंट्स मुझे पता है, m भी पता है और n भी पता है, ठीक। तो जब मुझे m और n दोनों पता है, जब मुझे m और n दोनों पता है तो इन दोनों से डिस्टेंस निकालूंगा तो बेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बेस, ठीक है। तो m और n पता है तो यहाँ से मुझे mn आ जाएगा, यानी एरिया कितना होगा बेटा? एरिया होगा हाफ, है ना, mn × 7, क्लियर। तो भाई हाइट तो 7 है ही और mn आप निकाल ही लेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी, है ना, जो भी आई थी उसको 24 निकाला तो 1225 आया।
अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या हुई मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई है वो ये हुई है कि एनटी ने इस क्वेश्चन को बोनस कर दिया है ना। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ गड़बड़ क्या हुई इस क्वेश्चन में। उन्होंने गलती क्या करी है इस क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ। उसका सिंपल सा रीजन है, यहाँ पर उन्होंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस वर्ड यूज किया है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस वर्ड यूज करते ही यहाँ दिक्कत हो गई है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा इसको बोनस कर दिया गया। क्योंकि अब आप ये वाला एरिया नहीं ले पाओगे, पूरा ये एरिया नहीं ले पाओगे अब आप, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस वर्ड यूज किया तो फिर आपको यहाँ से यहाँ तक का एरिया लेना पड़ेगा, ये वाला बीच इधर वाला एरिया नहीं ले पाएंगे। तो दैट्स वाई ये क्वेश्चन बोनस किया गया है एनटी की तरफ से। तो ये क्वेश्चन आपका बोनस है, ध्यान रखिए। अगर आप में पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वर्ड नहीं लगाया होता तो इसका आंसर जो हमने निकाला वो सही है, हमने जो आंसर निकाला था वो सही था, लेकिन चूंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस वर्ड यूज कर लिया गया दैट्स वाई इस क्वेश्चन को हमने बोनस किया गया। ठीक है, ओके ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा जो पेपर का डिस्कशन है बेटा खत्म होता है। मेरे हिसाब से जो 24th 5th का जो पेपर था सेकंड शिफ्ट का, इट वाज ए लेंदी पेपर, इट वाज नॉट इजी क्वेश्चंस। कुछ पेपर में कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे और टाइम टेकिंग पेपर था, एक्चुअली लेंदी था, पर हाँ उन बच्चों के लिए फायदा था क्योंकि देखिए इंटीरियर 10 थे। आज मुझे आपको डिस्कस करना है तो मैं आपको 10 के 10 इंटीरियर डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि आपको 5 ही करने थे तो आपके पास चॉइस थी, तो डेफिनेटली आपके लिए आसान हो सकता है। पर अगर आप ओवरऑल पेपर की बात करूँ तो इट्स ए लेंदी पेपर, मैं ये कहूँगा। और पेपर का लेवल ठीक ठाक था, है ना, मतलब जिस बच्चे की तैयारी अच्छी होगी वही अटेम्प्ट कर पाएगा। अगर आप सोचें कि मैं बोर्ड लेवल पर चला जाऊँ उसको अटेम्प्ट करने के लिए तो बहुत मुश्किल है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, धन्यवाद।